इस वीडियो में देखेंगे सीजीएल 2024 में पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल। तरीका वही होगा, क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर ट्राई करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन दिखेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे ये बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बिना एक सेकंड गवाए हम अपने काम पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है जो पोर्शन यहाँ पर अंडरलाइंड है उसे इंप्रूव करके हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले सवाल पढ़ेंगे, मीनिंग समझेंगे, उसके बाद सोल्यूशन पाएंगे। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है। लिखा है स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नोवेल। स्पाई फैमिली एक ग्राफिक नोवेल है दैट इज अ नैरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वेड टू द रीडर। ये एक ऐसा नैरेटिव वर्क है जिसमें जो कहानी है वो रीडर को बताई जाती है यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट। एक अनइंटरप्टेड आर्ट की मदद से, जो कि ट्रेडिशनली कॉमिक्स का फॉर्मेट रहा है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो अंडरलाइन पोर्शन है, अगर ये गलत है तो इसे सुधार कर लिखिए। कहीं पे भी हमें नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो लिखा है वो गलत है। यहां पे अनइंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। अब आर्ट इन ट्रेडिशनल आप देखोगे अगर, तो सारे ऑप्शंस में है। आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि अनइंटरप्टेड शब्द यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके जगह पे हम कौन सा वर्ड लगा सकते हैं। क्या हम लॉन्गिट्यूडनल लगाएं, या हम एग्जिस्टेंशियल लगाएं, या हम सिक्वेंशियल लगाएं, या हम सेंडिमेंटल लगाएं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। देखो, बहुत आसान सवाल है अगर आप इन चारों वर्ड्स का मीनिंग समझते हो। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है, देखो कहां पढ़ा होगा, मैं याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगा। आपने ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द लेंथ, फिजिकल लेंथ ऑफ समथिंग। कोई ऐसी चीज जो लंबाई से संबंधित हो ना, उसे लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी आर्ट फॉर्म की। और वो आर्ट फॉर्म किसका है, वो आर्ट फॉर्म कॉमिक्स का है। राइट, सो कॉमिक्स के आर्ट फॉर्म में लंबाई का क्या तुक बनता है, मतलब ये वर्ड कैसे अप्रोप्रिएट होगा। बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता हमारा। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, एग्जिस्टेंशियल। देखो, एग्जिस्ट वर्ड से एग्जिस्टेंशियल वर्ड बना। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है किसी चीज का दुनिया में होना, मतलब किसी चीज का आधार होना, किसी चीज का मतलब होना, उसको एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। ऐसी चीजें जो आज भी हैं। ठीक है, अगेन ये कोई आर्ट नहीं है, और कॉमिक्स में ऐसे फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आगे बढ़ेंगे, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल क्या होता है, किसी चीज का सीक्वेंस बताना, कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ये सीक्वेंस है। सवाल यह है कि क्या सीक्वेंशियल आर्ट हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आर्ट को मतलब पिक्चर्स के थ्रू अगर बताया जाए, इस पिक्चर के बाद ये, इस पिक्चर के बाद ये। और चूंकि यहाँ पे कॉमिक्स का रेफरेंस था, तो हम सबने बचपन में कॉमिक्स पढ़ा है। क्या होता था कॉमिक्स में, का एक पिक्चर्स के थ्रू हम लोगों को पूरी कहानी सुनाई जाती थी, जिसमें पहले एक हीरो आया, हीरो ने ये किया, नेक्स्ट ये हुआ, नेक्स्ट ये हुआ, मतलब सिक्वेंशियल फॉर्म होता था। तो ये आंसर तो हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, सेडिमेंटल। सेडिमेंटल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, सेडिमेंट्स का मतलब होता है जमा होना कहीं पे। तो सेडिमेंटल आर्ट तो नहीं हो सकता, आर्ट सेडिमेंटल नहीं होता। एक ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3, सिक्वेंशियल। सो अगर आपको मीनिंग पता होता इन वर्ड्स का, तो आप डेफिनेटली इसको आंसर कर सकते थे। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, सिक्वेंशियल। अब जो बातें मैंने बोली वो बातें यहां पे लिखी हुई हैं। क्योंकि सारे नए वर्ड्स थे, तो मैंने अलग करके सारे मुश्किल वर्ड्स का हिंदी कर दिया है, वैसे बच्चों के लिए जिन्हें हिंदी करने में तकलीफ होती है। मैं थोड़ा सा पढ़ता चलूंगा, 2 मिनट मुझे और देना ताकि मैं समझा पाऊं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जैसे मैंने बताया था, लंबाई से संबंधित, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लेंथ। एग्जिस्टेंशियल मतलब अस्तित्व से संबंधित, जो मैंने कहा कि होना या ना होना, वो एग्जिस्टेंशियल कहलाता है। समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू एग्जिस्टेंस, किसी चीज का एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, उसे एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। अगला है सिक्वेंशियल, क्रमबद्ध, मतलब एक के बाद एक के बाद एक होगा, जो सीक्वेंस बताएगा वो सिक्वेंशियल होगा। अगला वर्ड था सेडिमेंटल, जिसका मतलब होता है सहज, रिलेटिंग टू सेडिमेंट, किसी चीज का जमा होने से रिलेटेड, ऑफन यूज्ड इन जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा था, सिक्वेंशियल था। हालांकि ये चारों वर्ड का मीनिंग आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लोगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखोगे। क्या लिखा है कि शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। मैं बार बार कहता हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हर वीडियो में, ये पता कर लो कि गलत क्या है, तो इंप्रूवमेंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा होता है, गलत क्या, पहले वो समझो। लिखा है शी हैज बीन स्टडिंग। अब देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन रहा है, तो यहां स्टडिंग तो होना ही चाहिए। यहां तक तो कोई एरर नहीं है। यहां देख लेना स्टडी लिखा हुआ था, यहां देख लेना स्टडी लिखा हुआ था, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जब मैं 2 o'clock की बात करता हूं, जब मैं 2 बजे की बात करता हूं, तब तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, ये पीरियड ऑफ टाइम तो है नहीं, क्योंकि ड्यूरेशन तो बता नहीं रहा। ये नहीं बोला जा रहा है वो 2 घंटे से पढ़ रही है,
या ये नहीं बोला जा रहा वो 8 घंटे से पढ़ रही है, यहाँ पक्का पक्का टाइम बता दिया गया कि 2 बजे से पढ़ रही है। अगर 2 बजे से पढ़ रही है फिर ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसमें क्या इस्तेमाल होना चाहिए, सिंस इस्तेमाल होना चाहिए। दोनों ऑप्शन देख लो, यहाँ पे सिंस था, यहाँ पे सिंस था ही नहीं, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3, 2 का आंसर है 3। आगे बढ़ेंगे। Pollution levels have increased so largely that they are almost killing us। Pollution का जो लेवल है ना वो इतना बढ़ चुका है कि वो लगभग हमें मार रहा है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं कि हम धीरे धीरे मर रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। तो क्या लिखा है, पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड सो लार्जली। अब देखो लार्जली वर्ड को अंडरलाइन किया है और कहीं पे नो इंप्रूवमेंट नहीं है, इसका मतलब ये लार्जली को गलत बता रहा है। हमसे बोला जा रहा है कि विथ द सिमिलर मीनिंग, इस बात का भी ध्यान रखना कि मीनिंग लगभग सेम होना चाहिए, हम कौन से वर्ड से बेटर इंप्रूव कर पाएंगे सेंटेंस को, ठीक है। आ जाओ देखते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन के लेवल की, ठीक है। अब आपके पास सवाल यह है कि लेवल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम। पोल्यूशन लेवल हैव इंक्रीज सो हाईली हो सकता है, पोल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज सो चीफली, चीफली नहीं हो सकता। हम लेवल की जब बात करते हैं, लेवल हाई होता है किसी चीज का या लेवल लो होता है किसी चीज का, लेवल कभी चीफ नहीं होता। चीफ मतलब होता है प्रमुख, लेवल प्रमुख कैसे होगा। प्राइमरीली मतलब होता है सबसे, जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी, उसको प्राइमरीली या सबसे बेसिक, उसको भी प्राइमरीली कहते हैं, ठीक है। क्या लेवल कभी प्राइमरी होगा, नहीं। हम पोल्यूशन के लेवल्स की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी मतलब मुख्य तौर पर कैसे होगा कि इतना बढ़ गया पोल्यूशन का लेवल, मुख्य तौर पर नहीं, इतना ज्यादा बढ़ गया है। आगे क्या लिखा हुआ है, स्लोली। अब देखो यहाँ पे अगर हम ग्रामेटिकली चेक करें तो स्लोली ठीक है, पर अगर हम सेंटेंस के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ था, दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस, कि लगभग हमें मार रहे हैं। कब मारेंगे, जब पोल्यूशन का लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो स्लोली मतलब तो कम होगा, कि पोल्यूशन का लेवल इतने धीरे धीरे बढ़ रहा है कि लगभग हमें मार रहा है। हमें ज्यादा पोल्यूशन चाहिए क्या जीने के लिए, नहीं ना, कम पोल्यूशन चाहिए। तो 4 नंबर तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर केवल एक है। हाईली का सेंस बन रहा था, आंसर होगा 3 का 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। Raju's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from being unemployed। लिखा हुआ है कि राजू का जो जॉब है ना एज अ क्लर्क, वो शुरू में ऐसा लग रहा था कि बड़ा खराब है क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन आगे चल के ये अच्छा साबित हुआ क्योंकि उसकी वजह से उसे बेरोजगार नहीं रहना पड़ा। बेसिकली ये जो पोर्शन अंडरलाइंड है ये एक ईडीएम को एक्सप्लेन कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ईडीएम, अगर हम इस पूरे लाइन को एक ईडीएम के साथ रिप्लेस करें तो वो कौन सा ईडीएम होगा। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, वो गिफ्ट इन डिस्गाइज होगा, अ जोल्ट इन डिस्गाइज होगा, अ बून इन डिस्गाइज होगा। देखो बच्चा भी इसका आंसर कर देगा जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता है कि केवल एक ही इसमें से ईडीएम है, वो कौन सा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाकी तीनों एक्चुअली ईडीएम्स है ही नहीं, ठीक है, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है इंग्लिश में। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो शुरू में आपको खराब लग रही हो पर आगे चल के आपका वही बहुत फायदा करा दे, ठीक है, जिसको आप शुरुआत में श्राप समझ रहे हो पर आगे चल के आपके लिए आशीर्वाद बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आंसर कौन सा होगा, 4 का आंसर होगा 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द रिलीफ ओपन टू देम। लिखा हुआ है कि जागरूकता फैलाना, किस चीज के बारे में, अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स का जो हक है उसके बारे में जागरूकता फैलाना, एंड द रिलीफ ओपन टू देम, और जो रिलीफ उन्हें मिलना चाहिए या उनका जो हक है, इन केस दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ ऑफ गुड्स, इन केस जितने पैसे उन्होंने खर्च किए हैं उतने का उन्हें सामान नहीं मिला या उतने की उन्हें सुविधा नहीं मिली, एंड सर्विस हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ये जागरूकता को ही पहली प्रायोरिटी मानी गई है, ठीक है। मतलब जागरूकता जो फैलाना है कंज्यूमर्स के बीच में कि उन्हें रिलीफ मिले, जो रिलीफ उनके लिए स्पॉन्सर्ड है या जो रिलीफ उनके लिए कह लें ईयर मार्क्ड है, वो रिलीफ उन्हें मिले, यही पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एसएससी ने इसका आंसर, मेरे हिसाब से एसएससी ने इसका आंसर गलत दे दिया। जहां तक मुझे याद है एसएससी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिया है, वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ। मेरे हिसाब से ये आंसर नो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए क्योंकि सेंटेंस में कुछ गलत नहीं है। जैसा मैंने भी एक्सप्लेन किया, हिंदी बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ग्रामर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। क्या लिखा हुआ था कि जागरूकता फैलाना, किस चीज के बारे में, देखो स्प्रेडिंग अवेयरनेस यहाँ का सब्जेक्ट है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब हैज आया है, हैज राइटली बीन आइडेंटिफाइड पैसिव वॉइस में कि उसे ठीक पहचाना गया है एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस का बेसिकली सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब था। ये जो प्रीपोजिशन है अबाउट,
आगे जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एक एडजेक्टिव की तरह अबाउट को इस्तेमाल करके आगे माफ कीजिएगा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, एडजेक्टिवेबल क्लॉज बनाया गया है। और क्या बोला गया है, अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ये अबाउट के लिए आगे का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है कि किसके बारे में फैलाना है, अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाना है कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, और जो रिलीफ्स उन्हें दिए गए हैं इन केस उन्हें वो नहीं मिला, उन्हें वो नहीं मिला, इसमें कोई एरर नहीं है, पास्ट टेंस में बिल्कुल होना चाहिए, दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ। तो मुझे नहीं लगता कि दे डिड नॉट गेट देयर मनीज वर्थ और वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ में कोई अंतर है, दोनों का मीनिंग सेम है, टेंस सेम है, तो मेरे हिसाब से नो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था। एसएससी ने 3 नंबर किया है, डेफिनेटली चैलेंज के लायक क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी में, सिटी के ऑपरेटिव एरिया में। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक एरिया के बारे में, और क्या वर्ड यहां पे यूज किया गया है, ऑपरेटिव एरिया यूज किया गया है। बोला जा रहा है कि ये वर्ड गलत है, और कहीं पे आपको दिख रहा होगा नो सब्स्टिट्यूशन या नो इंप्रूवमेंट नहीं है, इसका मतलब ये वर्ड डेफिनेटली गलत है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसके बदले कोई वर्ड सब्स्टिट्यूट करिए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम फैक्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस डैश एरिया में बहुत सारे, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह समझो कि डैश एरिया में बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। कौन से एरिया में, सर्विसेबल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, मैकेनिकल एरिया में, इंडस्ट्रियस एरिया में। कॉमन सेंस से भी बना सकते थे, पर बीइंग अ टीचर मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं एकदम डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन था सर्विसेबल। सर्विसेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो उपयोगी हो, समथिंग दैट इज फिट फॉर यूज और कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली। ऐसी कोई चीज जिसको आप बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, जो चीज फिट है यूज करने के लिए, उसको सर्विसेबल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, द टूल्स वर सर्विसेबल इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। किसी टूल को बहुत सालों तक इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी अभी वो सर्विसेबल है, विच मींस अभी भी वो फिट फॉर यूज है। तो कोई ऐसी चीज जिसे जो बिल्कुल फिट हो इस्तेमाल के लिए, उसको सर्विसेबल कहते हैं। अब सोचो, क्या हम सर्विसेबल एरिया बोल सकते हैं? प्लीज कीप इन माइंड, हम एरिया की बात कर रहे हैं। जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हम एरिया को फिट फॉर यूज कैसे बोलेंगे? इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगला वर्ड है इंडस्ट्रियल एरिया। ये हो सकता है, हमने बहुत सारे एरियाज के बारे में सुना कि ये बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब इधर बहुत सारे इंडस्ट्रीज है। अच्छा, सेंस तो ही बन रहा है कि इधर बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। देख लो मीनिंग, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज्ड बाय इंडस्ट्री, ऐसी कोई चीज जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। अगला वर्ड था मैकेनिकल। मैकेनिकल मशीन से रिलेटेड किसी चीज को हम लोग मैकेनिकल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन पे आओ तो एक बार, क्या लिखा हुआ था? देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द मैकेनिकल एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जो मशीन का बना है। नहीं नहीं नहीं, सेंस नहीं बन रहा। अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस, बड़ा ही अच्छा वर्ड है। इंडस्ट्रियस का एक वर्ड अगर मैं बोलूं हिंदी तो परिश्रमी या मेहनती होता है। मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसएससी ने कई बार इसको सिनोनिम में पूछा है, और जब जब सिनोनिम में पूछेगी एसएससी, तब तब ऑप्शन में डिलीजेंट दिया होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, हार्डवर्किंग, तीनों सिनोनिम है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कठिन मेहनत करता हो, उसको इंडस्ट्रियस कहा जाता है, उसको डिलीजेंट कहा जाता है, उसको हार्डवर्किंग कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये वर्ड याद करवा रहा हूं, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा, इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो। इंडस्ट्रियस बार बार पूछा जाता है, फिर से बोल रहा हूं, इसका सिनोनिम डिलीजेंट देगा हमेशा ऑप्शन में। मीनिंग क्या होता है? हार्ड वर्किंग। द इंडस्ट्रियल स्टूडेंट कंप्लीटेड ऑल हर असाइनमेंट अहेड ऑफ टाइम। बहुत मेहनती बच्चा है जिसने अपने सारे असाइनमेंट समय से पहले खत्म कर लिए। ठीक है, सो इंडस्ट्रियस चूंकि इंडस्ट्री से मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ऑप्शन दे दिया। हालांकि इसका मतलब होता है मेहनती, और हम बात कर रहे हैं एरिया के बारे में। क्या कोई एरिया कभी मेहनती हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, तो केवल एक आंसर बचता है, इंडस्ट्रियल। उम्मीद करता हूं क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये वर्ड्स भी आपको समझ में आ रहे हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड करके जो भी आपको नोट करने लायक वर्ड लगे उसको कॉपी पे नोट कर लेना, या अगर पीडीएफ रखना चाहते हो तो पीडीएफ रख लेना। पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला होता है। सबसे पहला लाइन जो डिस्क्रिप्शन का होता है वो टेलीग्राम का लिंक ही होता है। जाकर क्लिक करना उस लिंक पे, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ज्वाइन करना। जितने मेरे वीडियोस आते हैं विद इन 24 आवर्स वीडियो पब्लिक होने के आपको विथ एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप वहां से डाउनलोड करके चाहो तो नोट्स बना सकते हो, चाहो तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न। देखो, ये बॉर्न शब्द जो है ना, ये पैदा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। इसका बेस फॉर्म क्या होता है? बियर। V2 क्या होता है? बोर। और V3 क्या होता है? बॉर्न या BORNE, बॉर्न। ये दोनों होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? BORN बॉर्न इंसान के पैदा होने के लिए यूज किया जाता है। BORNE बॉर्न आमतौर पर किसी चीज की उत्पत्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इंसान से रिलेटेड ना हो। ठीक है, तो बियर, बोर
बॉर्न दोनों स्पेलिंग होता है BORN BORNE। मुद्दे की बात यह है कि ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, मैं हैदराबाद में रहता आ रहा हूं जब से मैं पैदा हुआ। यही सिंपल सेंस था ना, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। आपको कहीं पे भी नो इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो डेफिनेटली गलत है। आते हैं अब ऑप्शन क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। सिंस आई विल बी बॉर्न, मतलब मैं हैदराबाद में रहता आ रहा हूं जब से मैं पैदा होऊंगा। जब से मैं पैदा होऊंगा मैं हैदराबाद में रहता आ रहा हूं, गलत है ना, सिंस नहीं, पैदा ही नहीं हुआ तो हैदराबाद में कैसे रहता आ रहा है। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई बॉर्न, देखो जैसा मैंने बोला बॉर्न वर्ब का तीसरा फॉर्म है। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है अपने प्रीवियस वीडियोस में, V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। ये किसी भी सेंटेंस में कहीं भी इस्तेमाल होगा तो हमेशा इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब ये भी गलत सेंस है, यहां तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली V3 नहीं आ सकता, में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तीसरा में लिखा हुआ है सिंस आई वॉज बॉर्न, जब से मैं पैदा हुआ था, हो सकता है आंसर। चौथे में सिंस आई हैव बॉर्न, जब से मैंने पैदा किया है, इसीलिए क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। जबकि अगर मैं पैदा हुआ हूं तो पैदा होने का काम मेरे ऊपर हुआ है, ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अगर ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए या ऐसे बोलो कि पास्ट पार्टिसिपल इसके साथ होना चाहिए तो हम इसके पहले बी लगाना पड़ेगा। अगर यहीं पे ये लिखा होता ना सिंस आई हैव बीन बॉर्न तो मैं एक बार सोचता भी, क्योंकि फिर ये पास्ट पार्टिसिपल बॉर्न हो जाता या ऐसे बोलो ये पैसिव वॉइस में हो जाता, पर ये नहीं लिखा, गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। 8 पे बढ़ेंगे। रेयर स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विक आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। लिखा है कि फ्रॉग्स की एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है जिसे बहुत ही तेजी से आइडेंटिफाई किया गया स्टेला के द्वारा। ठीक है, अच्छा किसी के द्वारा किया गया, यहां पे बाय स्टेला लिखा हुआ है, इस बात को प्लीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड। चलो क्विकर को पहले पोस्टमार्टम करते हैं, कौन से वर्ड से बनकर आया है, क्विक से। क्विक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया गया तो क्या बना दिया गया, क्विकर बना दिया गया। हम लोग ये समझते हैं कि जब आप किसी चीज को कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं तो आपको दूसरा जो पर्सन जिसके साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हैं उसको भी लिखना पड़ता है और दोनों को कनेक्ट करने के लिए देन का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे कहीं पे देन नहीं है, दूसरा ना यहां पे कहीं किसी किस्म का कंपैरिजन किया जा रहा है। इसका मतलब क्विकर वाला आंसर नहीं हो सकता, क्विकर वाला आंसर नहीं हो सकता, गलत है। अब सवाल है कि अगर क्विकर नहीं हुआ तो क्या होगा। आप इस बात को समझने के लिए यह समझो कि यह वर्ड आया किसके लिए। क्या ये स्पीसीज के लिए आया है, स्पीसीज यहां का नाउन है, इन केस यू डोंट नो, स्पीसीज यहां का नाउन है। क्या ये स्पीसीज के लिए आया कि स्पीसीज बहुत तेज है, नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आया है कि स्टेला के द्वारा बहुत तेजी से आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाइड क्या था, वर्ब था। अच्छा ये कैसे आइडेंटिफाई किया गया, मैनर बता रहे। मैनर बताने वाले शब्द को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। इसका मतलब क्या मैं ये ठीक कह रहा हूं अगर मैं ये कहूं कि ये जो क्विक वर्ड आया था ये आइडेंटिफाई करने के लिए आया था। अच्छा अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आया है तो हमें एडजेक्टिव तो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करना एडजेक्टिव की कैपेसिटी के बाहर है। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। हम एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बना सकते हैं, एलवाई लगा के, तो क्या बन जाएगा, क्विकली बन जाएगा। इसका मतलब हमें यहां क्विकर नहीं चाहिए, हमें यहां क्विकली चाहिए। यहां क्विकलियर लिखा हुआ, ये तो ऐसा ही आंसर नहीं हो सकता। तो क्विकली क्विकली दो ऑप्शन में था, या तो आंसर 1 है या तो आंसर 2 है। आगे बढ़ेंगे। अब दोनों में अंतर क्या है, एक जगह पे 2 लिखा हुआ है, एक जगह पे ऑफ लिखा हुआ है। सोचो रेयर स्पीसीज 2 फ्रॉग्स होगा या रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स होगा। ऑब्वियसली आप यहां पोजीशन दिखाना चाहते हैं कि किसके रेयर स्पीसीज की बात हो रही है, फ्रॉग्स के रेयर स्पीसीज की बात हो रही है। इसका मतलब फ्रॉग्स का पोजीशन है उसके ऊपर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा लॉजिक ये भी था कि जब भी आप सिलेक्शन की बात करते हो तो वहां पे हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। आप फ्रॉग्स के एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हो, सिलेक्शन की बात हो रही है तो ऑफ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, दोनों में से जो लॉजिक आपको ठीक लगे, पर ऑफ का इस्तेमाल होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। He was an irresponsible person to the matter of taking up responsibilities। लिखा है कि वो बहुत ही एक irresponsible person है। किस मुद्दे पर, वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के मामले में एक इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के मामले में एक इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है। यहां लिखा हुआ था 2, हमें चाहिए सेंस में का। ही वॉज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, टू द मैटर नहीं होगा, बाय द मैटर नहीं होगा, इन द मैटर हो सकता है, एट अलोंग का सेंस नहीं है।
आंसर क्या होगा? इन द मैटर ऑफ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा बहुत भी अगर आप रीडिंग करते हो ना तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बच्चों वाले लगेंगे। आगे बढ़ेंगे। मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। मायरा की मैथमेटिक्स की एबिलिटी है मायरा को, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्ड सबसे पहले गलत है, ठीक है, क्योंकि यहां पे कहीं पे नो इंप्रूवमेंट नहीं दिया गया। हमसे पूछा जा रहा है इसको चेंज करने का तरीका, मतलब हमसे पूछा जा रहा है इसको हटा के कौन सा ऑप्शन सही होगा। मायरा को मैथमेटिक्स की एबिलिटी है, गलत है। आपसे पूछा जा रहा है क्या सही है? एप्टीट्यूड है मैथमेटिक्स का, एस्ट्यूट है मैथमेटिक्स का, एल्टीट्यूड है मैथमेटिक्स का, या एटीट्यूड है मैथमेटिक्स का। अगर आपको हिंदी पता है तो आप आंसर कर सकते हो, वरना एक और बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आप रीडिंग करते हो तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होती है। एक वर्ड होता है इंग्लिश में एप्टीट्यूड, जो अपने बाद फिक्स प्रीपोजिशन फॉर लेता है। जैसे ही हैज एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, ही हैज एन एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट्स। मुझे दिख रहा था यहां पे फॉर लिखा हुआ, इसका मतलब ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो मेरा पहला प्रेफरेंस होगा कि एप्टीट्यूड आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर भी इसका हिंदी एक बार हम लोग करके देख लेते हैं ताकि चीजें और बेहतर समझ में आ जाए। पहला वर्ड था एप्टीट्यूड। मीनिंग क्या होता है? एप्टीट्यूड रेफर्स टू अ नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी स्पेशली फॉर लर्निंग और प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक एरिया सच एज मैथमेटिक्स। लिखा हुआ है कि एप्टीट्यूड एक नेचुरल टैलेंट या एबिलिटी के लिए शब्द ये इस्तेमाल किया जाता है, खास करके जब आप किसी लर्निंग की बात करते हो, किसी चीज को सीखने की बात करते हो, या किसी चीज में आप कितने फ्लुएंट हो उसकी बात करते हो, ठीक है। और मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करके लिख दिया है कि फॉर प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर इट, या फिक्स्ड है। अगला वर्ड था एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है धूर्त या चालाक। Astute means being clever or shrewd, which describes a person's ability to assess situations or people. किसी भी इंसान की वो ability जिससे वो दूसरे को जज कर सकता है ना, उसको astute कहते हैं। क्या हम लोग इंसान को जज करने के बारे में सवाल पूछ रहे थे? नहीं, सवाल में लिखा होता मैथमेटिक्स की तरफ अगर किसी का स्किल हो तो उसे क्या कहेंगे? एस्ट्यूट तो नहीं कह सकते। एल्टीट्यूड हाइट को कहा जाता है, ये तो बिल्कुल ही इररिलेवेंट ऑप्शन हो जाएगा। एटीट्यूड का मतलब होता है आप किसी चीज को लेके आपका क्या नजरिया है, वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। किसी चीज को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके तौर तरीके क्या है, वो आपको आपके एटीट्यूड कहलाते हैं, ठीक है। हम लोग मैथमेटिक्स को लेके एटीट्यूड तो रखेंगे नहीं, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल बेतुके थे। एस्ट्यूट का अगर आपको मतलब नहीं पता होता तो कंफ्यूज कर सकता था, तो मैंने मतलब भी बता दिया। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। 10 का आंसर है 1, ठीक है। अब ये एक लॉजिक हो सकता है कि सर ये क्वेश्चन तो इजी था, इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? देखो मैं सबको एड्रेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा इंक्लूसिव होना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर आप मेरी वीडियोस क्यों देखोगे, या मेरी वीडियोस क्यों लोग देखते हैं? मेरी वीडियोस लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, खास करके उन बच्चों को एड्रेस करके पढ़ाता हूँ जिन बच्चों का को इंग्लिश नेचुरली नहीं आ रही उनके अंदर। मतलब वो झारखंड, वो किसी और बोर्ड से पढ़ के आए हैं, झारखंड बोर्ड से, वेस्ट बंगाल बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, उड़ीसा बोर्ड से, या और किसी ऐसे बोर्ड से पढ़कर आए हैं जहां पर इंग्लिश उतनी फ्लुएंटली नहीं पढ़ाई जाती, या एज अ प्रायोरिटी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। तो वो हिंदी में सोचते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जरूरी है कि हर एक चीज को जहां जहां से सवाल बन सकता है, जो उनके सीखने लायक है, उनको एड्रेस किया जाए। मैं वही कोशिश करता हूं, ठीक है। अब कितना पहुंच पाती है मेरी बात आप तक, वो आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना अगर आपको मेरे क्लासेस ठीक लग रहे हैं। साथ ही साथ में अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कर देना सेशन को, ताकि यूट्यूब को ये पता चले कि उसे और फैलाना है ये वीडियो। और साथ ही साथ में शेयर करना मत भूलना, जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जिस भी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे आप हो, शेयर करते रहना। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। लिखा है टू टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। दूसरों को या किसी और को कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन बता देना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मजा आ रहा है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो अंडरलाइन पोर्शन है टेल अदर्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इसके लिए हम क्या ईडियम लगाएंगे? स्पिल द बीन्स, स्पिल द अनियंस, स्पिल द वर्ड्स, स्पिल द कैट। एक ही इसमें से ईडियम है, वो स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब होता है किसी के राज खोल देना। कई बार मैंने अपने ईडियम के वीडियोस में कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 12। चार्ल्स डार्विन इज रेनाउंड फॉर हिज बुक ऑन इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन हम सब जानते हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट। सो चार्ल्स डार्विन जो है वो अपनी किताब के लिए बहुत जाने जाते हैं। रेनाउंड मतलब होता है फेमस फॉर समथिंग, सो इज वेरी फेमस फॉर हिज बुक। कौन सी बुक थी? इवोल्यूशन के ऊपर बुक थी। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, विच लेड डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन, जिसने एक खजाना खोल दिया। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, जिसने खजाना खोल दिया सब्सटेंशिएशन का। सब्सटेंशिएशन मतलब फैक्ट्स का, जिसने एक खजाना खोल दिया फैक्ट्स का,
क्या फैक्ट्स थे? दैट इवोल्यूशन ऑकर्स, जिसमें ये लिखा था कि इवोल्यूशन होता है, एंड प्रोजेक्टेड अ मैकेनिज्म दैट इज नेचुरल सिलेक्शन फॉर हाउ इट डज सो, जिसमें ये खजाना खुला था कि इवोल्यूशन होता है और इवोल्यूशन कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इसके बारे में सारी जानकारी थी। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि लेट डाउन अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन के बदले अगर हमें कुछ लगाना हुआ तो हम क्या लगाएंगे? अब जैसा कि आपको दिख रहा है दो चीजें, पहला इसमें कहीं पे नो इंप्रूवमेंट नहीं है, इसका मतलब लेट डाउन तो नहीं होगा। दूसरा, अ ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन सारे ऑप्शन में है, ठीक है, फैक्ट्स का खजाना सारे ऑप्शंस में है, इसका मतलब हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। आपसे बेसिकली फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है कि लेट डाउन के जगह पे अगर हमें कोई फ्रेजल वर्ब लगाना हुआ, लेट अबाउट लगाना हुआ, लेट इनटू लगाना हुआ, लेट आउट लगाना हुआ, लेट अवे लगाना हुआ, तो कौन सा सही आंसर होगा? ठीक है, इसके लिए सारे फ्रेजल वर्ब्स पता होने चाहिए। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया होता है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब क्या होता है? टू स्टैब्लिश और फॉर्मुलेट समथिंग लाइक रूल्स, प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स। किसी प्रिंसिपल्स को बनाना, कानून बनाना, नियम बनाना, उसको लेट डाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर द गवर्नमेंट लेट डाउन न्यू रेगुलेशंस। आपने सुना होगा लोकसभा में, राज्यसभा में नए नियम कानून बनते हैं। सो गवर्नमेंट वहां पे अपने रूल्स को लेट डाउन करती है। लेट डाउन का मतलब होता है नए नियम कानून बनाना। आगे बढ़ेंगे। लेट अबाउट। लेट अबाउट का मतलब होता है टू अटैक और स्ट्राइक वाइडली, डिस्ट्रीब्यूट समथिंग विदाउट डायरेक्शन। लिखा हुआ है किसी चीज, कोई लड़ाई या कोई अटैक बिना किसी प्रॉपर ऑर्डर के, मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से लड़ाई करना, अनऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको लेट अबाउट कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ही लेट अबाउट विथ हिज फिस्ट ड्यूरिंग द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के बीच में वो अपना हाथ चलाने लगा, मतलब जैसे तैसे करके लोगों को मुक्का मारने लगा। लेट इनटू, टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन वर्बली और फिजिकली। किसी को फिजिकली क्रिटिसाइज करना मतलब लड़ाई झगड़ा करना, या वर्बली क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। द मैनेजर लेट डाउन इनटू द टीम आफ्टर देयर पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस के बाद जो मैनेजर था उसने अपने टीम की आलोचना की, उसको लेट इनटू कहा जाता है। अगला है लेट आउट, टू अरेंज, ऑर्गेनाइज और एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। किसी चीज को अरेंज करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना या क्लियरली एक्सप्लेन करना, उसको लेट आउट कहते हैं। अगला है लेट अवे, टू स्टोर और सेव समथिंग फॉर फ्यूचर यूज। किसी चीज को मतलब फ्यूचर यूज के लिए बचा के रखना या उसको स्टोर करके रखना, उसको लेट अवे कहते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर कौन सा होगा। हमसे पूछा गया था लेट डाउन तो नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो सकता है? ध्यान से देखना। लेट अबाउट का मतलब होता है जहां तहां हाथ चलाना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के थ्योरी की, उस खजाने की जो कि चार्ल्स डार्विन ने दुनिया के सामने रखा था। तो यहां पे कोई भी नेगेटिव वाला फ्रेजल वर्ब तो नहीं आ सकता। सो लेट अबाउट एक नेगेटिव है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लेट इनटू का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, ये भी आंसर नहीं होगा। लेट अवे का मतलब होता है फ्यूचर के लिए बचा के रखना, ये भी आंसर नहीं होगा। लेट आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, तो चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक के थ्रू एक्सप्लेन किया था, तो आंसर कौन सा होगा भाई? आंसर होगा लेट आउट, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं क्लियर है। अगेन सेम बात है, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर 30, आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा मैं नहीं समझता हूं। आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड, यहां पे दैट अंडरस्टूड है, बीच में दैट होना चाहिए था। सो लिखा है कि आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड। सेड कौन से टेंस को डिनोट कर रहा है? V2 है, इसका मतलब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज था, ये प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होता है। टेंस का बहुत बेसिक रूल है। इसका मतलब डोंट नहीं होना चाहिए, इसके जगह पे डिडंट होना चाहिए या डिडंट होना चाहिए। यहाँ डिडंट है, यहाँ डन है, आई एम डूइंग डजंट। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। 13 का आंसर है 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। इफ ही रन्स ही गेट देयर इन टाइम। सिंपल कंडीशनल सेंटेंस है। हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस में क्या पढ़ा था? फर्स्ट कंडीशन याद करना, इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, V1 या V5 होगा, आगे चल के सब्जेक्ट होगा, विल होगा, बेस फॉर्म होगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सो क्या लिखा है कि इफ ही रन्स, रन्स क्या है? V1 या V5 है, V1 या V5 है। अगर वो दौड़ेगा वो वहां समय पे पहुंच जाएगा। सो V1 V5 सेटिस्फाइड है। आगे चल के क्या होना चाहिए? विल प्लस बेस फॉर्म। यहां क्या लिखा हुआ था? V1, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। हैज टू गेट नहीं चाहिए, विल गेट हो सकता है, गॉट देयर इन टाइम पास्ट हो जाएगा, इज गेटिंग नहीं चाहिए। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सवाल था। व्हेन आई सॉ हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड। लिखा है कि जब मैंने उसे देखा मैं उससे मांगूंगा जो किताब उसने मुझसे ली है। अच्छा, जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ हिम, आई विल आस्क हिम, अगेन वही वाली बात है जो इसके पहले मैंने लिखा था। आई विल आस्क हिम,
जिसका मतलब है, इंक चेंज कर रहा हूं मैं, जिसका मतलब है ये वाला फॉर्म ऑलरेडी दिया है, अब हमसे ये वाला फॉर्म पूछा है, क्या होना चाहिए, या तो V1 या तो V5। आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ था, व्हेन आई सॉ हिम, सॉ नहीं होना चाहिए यहां पर, ठीक है, V1 या V5 चाहिए। लिखा है व्हेन आई हैव सीन हिम, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा, व्हेन आई सी हिम हो सकता है, व्हेन आई शैल सी हिम, जब मैं उसे देखूंगा, मैं उसे किताब मांगूंगा। आप बोलोगे सर इसका तो हिंदी में बिल्कुल सेंस बन रहा है, बिल्कुल साहब हिंदी में सेंस बन रहा है, पर एक रूल है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है, when, if, unless, until, after, before, इनके साथ कभी will या shall नहीं लगता। यहाँ पे shall लिखा हुआ था, गलत है, नहीं हो सकता। अभी तक तो यही आंसर है, had seen पास्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल स्ट्रक्चर का सवाल था। लिखा है कि she believed that she had been blamed for the mistakes of others for what happened। लिखा हुआ है कि उनका ये मानना है या वो ऐसा मानती है कि उन्हें ब्लेम किया गया है दूसरे के मिस्टेक्स के लिए, जो हुआ था उसके लिए, मतलब जो हुआ था उसके ऊपर उनको गलत ब्लेम किया जा रहा है, दूसरे की गलती उनके ऊपर थोपी जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे की गलती किसी के ऊपर थोपने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेड अ स्केपगोट, सेकंड है मेड अ स्पिंस्टर, थर्ड है मेड अ सेवेज, फोर्थ है मेड अ स्केप्टिक। ठीक है, अगेन मेड अ सब में कॉमन है, आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली कि ये चारों का मीनिंग क्या आपको पता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो चलो क्वेश्चन का गला घोटते हैं और मीनिंग समझ लेते हैं। स्केपगोट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम्स और रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। एक मजेदार बात बताऊं, ये चारों के चारों क्वेश्चन ना पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी ने पूछ रखे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी पीडीएफ उठाओगे तो आपको ये चारों वर्ड्स उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूं अपने सारे वीडियो में, क्योंकि एसएससी की नब्ज अगर कोई पकड़ेगा तो वो यही बोलेगा बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर जाते हो तो 99% आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस को हमेशा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो अभी का ऑप्शन है ना, ये कल का क्वेश्चन होगा। अभी जो बहू है कल को सास बनेगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। सो स्केपगोट का मतलब क्या होता है, पर्सन हु इज अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम्स और रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स। एक ऐसा इंसान जिसको गलत तरीके से ब्लेम किया जा रहा है दूसरे के ऊपर, मतलब दूसरे ने गलती करी, ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया गया, इसको स्केपगोट कहते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग द स्कैंडल द मैनेजर बिकेम द स्केपगोट फॉर द टीम्स फेलियर्स। हमारा सवाल भी तो यही है, आंसर तो हमें मिल चुका है, फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। स्पिंस्टर, an unmarried woman, especially one who is elder and unlikely to marry। एक ऐसी महिला जो कि अनमैरिड है और आगे चलकर वो शादी नहीं करेंगी, उन्हें स्पिंस्टर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसी सेलिब्रिटीज हैं या बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, महिलाएं जिन्होंने शादी नहीं की और वो कभी करेंगे भी नहीं, तो उनको स्पिंस्टर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, विच इज सिनिस्टर, SINISTER। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी महिला जिनको ये माना जा रहा हो कि वो कह सकते हैं एक तरीके से कि कर्स्ड है, ठीक है, श्रापित है, या बैड इंपैक्ट है उनका, बैड ऑरा है, उसको सिनिस्टर कहते हैं। दुष्ट महिला, उसको सिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है, सो स्पिंस्टर और सिनिस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है सेवेज। सेवेज का मतलब आपने अगर बारबेरियन वर्ड पढ़ा है तो उसी को सेवेज कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो बहुत वायलेंट है, बहुत फियर्स है और जिसमें सिविलाइजेशन नहीं है, मतलब बैठने उठने चलने का तरीका नहीं है, उसको सेवेज कहते हैं, उसको बारबेरियन कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है स्केप्टिक। इसको आपने सिनिक वर्ड से पढ़ा है। स्केप्टिक या सिनिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो हर चीज के ऊपर उंगली उठाए या जिसको हर चीज के ऊपर डाउट हो कि अगर कोई समाज का भला कर रहा है तो जरूर इसका उसमें कुछ फायदा होगा, अगर मैं लोगों को फ्री में खाना खिला रहा हूं तो जरूर इसका कुछ फायदा होगा, इसको स्केप्टिक कहा जाता है। ठीक है, उसी को हम सिनिक कहते हैं। अच्छा, हमारे सवाल पे वापस आएंगे, हमें आंसर तो मिल चुका था। क्या बोला गया था, जो जिसको दूसरों के बदले जानबूझकर फंसाया जाए उसको क्या कहते हैं, उसको स्केपगोट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। लिखा है इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन। अगर मैं रानी होती तो मैं अच्छा खासा अमाउंट दे देती एजुकेशन की तरफ। अनरियल सेंटेंस आपने पढ़ा है, टेंस का टॉपिक है, या बहुत लोग कंडीशनल में पढ़ाते हैं इसको, मैं टेंस में पढ़ाता हूँ। लिखा है इफ आई वॉज द क्वीन। इफ आई वॉज द क्वीन नहीं होगा, क्या होगा, इफ आई वर द क्वीन। जब भी आप किसी अनरियल या मतलब ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होंगी, ठीक है, उनके बारे में बात करते हो ना, तो हमेशा वहां पर वर का इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी वॉज का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, इफ आई वर द क्वीन।
यहाँ वुड भी लिखा हुआ था, वर लिखा था, विल बी, हैव बीन, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही रटा रटाया कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। गौरव वाज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन, ये कई बार मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, खास करके 2-3 प्रीवियस वीडियोस में तो ये बहुत बार आ चुका। देन का इस्तेमाल जब भी आप करोगे तो जो एडजेक्टिव आप यूज कर रहे हो ये कॉम्पैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, ये नेसेसिटी है। लिखा था गौरव वाज नो गुड देन, गुड देन नहीं होगा साहब, अगर आप यहाँ गुड के जैसा कुछ यूज करना चाहते हो तो बेटर बोलो। ऑप्शन में नॉट बेस्ट देन, बेस्ट के बाद देन नहीं आता, नो बेस्ट फिर से बेस्ट के बाद देन नहीं आता, गुड पॉजिटिव डिग्री है, नो बेटर देन, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 5 years लेटर, 5 साल बाद, आई वॉज ईटिंग द सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ठीक है, मतलब ये जबरदस्ती बाल की खाल वाली बात है, क्योंकि इसमें कुछ गलत था ही नहीं। अगर क्वेश्चन यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट दिया होता तो ये क्वेश्चन भी चैलेंज हो जाता। क्यों? 5 साल बाद आई वॉज ईटिंग द सेम डिश, मैं सेम डिश खा रहा था सेम रेस्टोरेंट में, इस सेंटेंस में क्या गलत है? मान लो मैंने कहीं पे 2005 में खाया था, फिर अगर मैं 2010 में उसी जगह पे खा रहा था तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि 5 साल बाद मैं सेम जगह पे सेम डिश खा रहा था, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर भी वॉज ईटिंग, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट नहीं था तो हमें इसे सुधारना था। तो आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। 5 years लेटर, आई हैड बीन ईटिंग। देखो, अगर आपने हैड बीन ईटिंग कर दिया तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बोलो हाँ, ऐसा ही होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर बनेगा तो इसका मतलब होगा कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू भी हुआ था, मतलब हम किसी काम के पास्ट में स्टार्ट होके कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो वैसे केस में हमें बताना पड़ेगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, फॉर या सिंस लगा के। क्या कहीं सेंटेंस में टाइम फ्रेम दिया गया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया हो या पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, फॉर या सिंस का इस्तेमाल हो? कहीं नहीं किया गया, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। हैज बीन ईटिंग सेम होगा, पास्ट की जगह प्रेजेंट हो जाएगा, पर कंडीशन तो वही है ना कि कोई घटना जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई चलती हुई अब तक आ जाए। फॉर या सिंस कहीं लगेगा? कहीं नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे, एम ईटिंग हो सकता है, आई विल हैव बी ईटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब भी हैव के बाद अगर आप कुछ और लगाना चाहते हो V4 के फॉर्म में तो बिन लगाओ, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा और फिर यहां पे आप V4 लगा सकते हो, हैव बीन ईटिंग, जो एग्जांपल यहां और यहां दिया गया था। ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आंसर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 3। मैंने बता दिया कौन सा होगा, क्यों नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। लिखा है ही सीक फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट, वो अपने वॉलेट को ढूंढ रहा है अपने पॉकेट में। ही सीक, सबसे पहले इसमें एरर क्या है? देखो, अगर ये प्रेजेंट, सीक मतलब होता है किसी चीज को चाहना, ठीक है, मतलब यू आर लुकिंग फॉर इट। सो सीक अगर आप देखोगे तो ये वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये प्लूरल नंबर है, जबकि आपने जिसको सब्जेक्ट माना था वो ही था जो कि सिंगुलर था। अगर ये सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था। इसका मतलब हम क्या ढूंढ रहे थे? हम सीक्स ढूंढ रहे थे। किसी ऑप्शन में सीक्स नहीं दिया हुआ, इसका मतलब जो लिखा है सबसे पहले तो वो गलत है, और दूसरा यहाँ पे सीक्स होना चाहिए था जो कहीं नहीं लिखा हुआ, मतलब हमें कुछ और चेंज करना पड़ेगा। आ जाओ ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। लिखा ही हैड सीकिंग, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, हमने पढ़ा है कि अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड आ जाए तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, यहाँ चौथा फॉर्म लिखा हुआ है, गलत है। सॉट वर्ब का दूसरा फॉर्म है, डायरेक्टली आ सकता है, किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, अगर पास्ट टेंस में बनाना होता तो हम ये बना देते। आगे लिखा हुआ है आर सीकिंग, ही के साथ सिंगुलर है, आर नहीं लग सकता। चौथा सीकिंग, सीकिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है। ये आज के वीडियो मैंने कवर किया और पिछले कई वीडियोस में मैंने बोला है कि V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकते। यहां V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के आया था, नहीं हो सकता आंसर। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूं क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, बियॉन्ड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, companies search for applicants who display excitement, those they believe shall carry out allocated responsibilities cheerfully and cooperatively। लिखा हुआ है कि जो स्किल्स, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के अलावे, मतलब अगर उनको छोड़ दिया जाए, कंपनी सर्च करते हैं ऐसे एप्लीकेंट्स को जो डिस्प्ले करते हैं एक्साइटमेंट, जिनका ये मानना है, दोज दे बिलीव, जो कंपनीज जिन पे बिलीव कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, शैल कैरी आउट अलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी जाएगी वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरीके से कैरी करेंगे, चीयरफुली एंड कोऑपरेटिवली। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस पोर्शन को हमें मिलता जुलता कोई सेंस में लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो लिखा है सबसे पहले वो गलत नहीं है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, जो लिखा है बिल्कुल ठीक है, पर कहीं नो इंप्रूवमेंट नहीं था। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि बिना मीनिंग बदले सेंटेंस का हम अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में लिखा हुआ है विल एग्जीक्यूट असाइंड ड्यूटीज, यहां देखो अलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जा रही थी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए वो उसको कैरी आउट करे।
ऑप्शन नंबर 1 भी सिमिलर लाइंस में है, सेम मीनिंग दे रहा है कि जो भी असाइन किया जाए उनको ड्यूटीज वो उनको एग्जीक्यूट करें, तो 1 आंसर हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, शैल टेक अप एनी डेजिग्नेटेड ऑब्लिगेशंस, कि जो भी ऑब्लिगेशंस उनको दिए जाएं वो उनको टेकअप करें। अगेन ये भी सही है, ठीक है। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि 4 ऑप्शन सही होता है, आपसे पूछा सबसे नजदीक कौन सा है, जो जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उससे सबसे नजदीक कौन सा है। अगला लिखा हुआ विल डेमोन्स्ट्रेट नॉन बायस्ड वर्क, देखो बायस नॉन बायस की बात नहीं की गई थी, ऊपर में ये बोला गया था कि जो चेयरफुली और कोऑपरेटिवली काम को एक्सेप्ट करे, ठीक है। सो बायसनेस की बात नहीं की गई थी, ये थोड़ा सा दूर है ऑप्शन, इसको काट सकते हैं। शुड पिक अप ऑल द स्किल्स एंड वर्क्स, जितने भी काम उनको सिखाए जाए वो काम वो सीख जाए, अगेन ये भी थोड़ा दूर है ऑप्शन, क्योंकि चेयरफुली और कोऑपरेटिवली टर्म को अगर हम लोग देखें तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो सबसे नजदीक तो यही है, हालांकि 2 भी कर देगा स्टूडेंट, तो ऐसा कोई रीजन नहीं दे सकता कोई टीचर कि ये क्यों नहीं हुआ, राइट, क्योंकि वो भी सही है ये भी सही है, सबसे नजदीक कौन सा है, तो मेरे हिसाब से 1 था, पता नहीं एसएससी ने क्या आंसर किया था। 23 सत्या इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल, लिखा हुआ है कि सत्या हमेशा महान है अपने दोस्तों के लिए, जब भी उसको जरूरत थी उसके दोस्तों ने उसकी मदद की है, जिन दोस्तों ने उनकी मदद की है जब वो मुसीबत में था। तो महान नहीं है, कृतज्ञ है। जब आप मुसीबत में होते हैं और आपका कोई दोस्त आपकी मदद करता है तो आप उसके लिए महान नहीं होते, आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, ठीक है। सो उसको ग्रेटफुल कहा जाता है। ग्रेटफुल का भी स्पेलिंग, अब देखो ग्रेटफुल जब कहते हैं ना, बहुत सारे बच्चे इसको ये लिख देते हैं, अब एसएससी ने बहुत ही चालाकी से ये भी ऑप्शन में दे दिया है, और ग्रेटफुल जो एक्चुअली आंसर है वो भी दे दिया है। ग्रेटफुल एक्चुअली GRATEFUL वाला होता है, अगर आप कृतज्ञ देखने जाओगे ना तो ये वाला होता है, GRATE वाला, नॉट GREAT वाला। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे 24 में, द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री इन द T20 मैचेस, जो टीम है ना उसने ये अंदाजा लगाया है या हमेशा एंटिसिपेट करती है, हमेशा ये चाहती है कि एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिले ताकि वो T20 का मैच आसानी से जीत जाए, ठीक है। तो यहां पे देखना क्या लिखा हुआ था, द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच, ये पिच सब में है, देयर इजी विक्ट्री सब में है। आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि ऑन प्रेपोजिशन यहां अप्रोप्रिएट नहीं है, आप उसके बदले क्या प्रेपोजिशन लगाओगे, ओवर लगाओगे, ऑफ लगाओगे, फॉर लगाओगे या टू लगाओगे। अब देखो आप चाह रहे हो कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच बने, क्यों, ताकि आप जीत पाओ, मतलब T20 मैचेस जीतने के लिए ही तो आप बॉलिंग फ्रेंडली पिच ढूंढ रहे हो। के लिए के सेंस में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, फॉर इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, 24 का आंसर 3 होगा। आगे बढ़ेंगे, द वेडिंग वॉज पुट ऑन अंटिल जनवरी तक वेडिंग को पुट ऑन कर दिया गया। पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज में मेकअप वगैरह लगाने को पुट ऑन भी कहते हैं, पता होगा आपको। फ्रेजल वर्ब का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है पुट ऑन आंसर नहीं है, तो इसमें से कौन सा आंसर है देख लो। सबसे पहले है पुट ऑफ, इसका मतलब होता है टू पोस्टपोन और डिले समथिंग टू अ लेटर डेट। जब आप किसी चीज को पोस्टपोन कर देते हो ना, उसको हम लोग पुट ऑफ कहते हैं, ठीक है। अच्छा यहां हमसे बोला गया था शादी जनवरी तक टल गई है, तो टल जाने के लिए तो हम लोग पुट ऑफ ही बोलेंगे, तो आंसर तो हमें मिल गया है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। पुटअप, पुटअप का मतलब होता है टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर समवन और टू रेज समथिंग टू अ हायर पोजीशन, किसी चीज को हायर पोजीशन पे उठाना या कहीं पे किसी को रहने की जगह प्रोवाइड करना, उसको पुटअप कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है पुट इन। पुट इन का मतलब क्या होता है, टू प्लेस समथिंग इन अ पर्टिकुलर पोजीशन और टू सबमिट अ रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन, किसी चीज के लिए एप्लीकेशन दरख्वास्त देना या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी चीज को रखना, उसको पुट इन कहते हैं। जब आप फाइल वगैरह में कुछ लिख के नोट करते हो ना या अपने सीनियर के पास लेके जाते हो, उसको पुटअप करना कहते हैं। आपने फिल्म में बहुत बार सुना होगा कि ये वाली फाइल पुटअप की गई थी, ठीक है। पुटअप का मतलब है आपने उसको एड्रेस किया था अपने सीनियर को, आपने उसको अपने सीनियर को इसके बारे में बताया था, वही जो लिखा हुआ है रेज समथिंग टू अ हायर पोजीशन। अगला है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है टू प्लेस समथिंग ऑन अ सरफेस, किसी चीज को सरफेस पे रखना या किसी को क्रिटिसाइज करना, खत्म करने के लिए, उसको भी पुट डाउन कहते हैं, ठीक है। अब देख लो, जैसा मैंने बताया था जनवरी तक चीजों का टल जाना, तो उसको तो पुट ऑफ बोलेंगे ना, द वेडिंग वाज पुट ऑफ अंटिल जनवरी। क्वेश्चन नंबर 26, Carnatic music is usually performed by a small troupe of actors consisting of a principal performer, a melodic accompaniment and a rhythmic accompaniment। लिखा हुआ है कि कार्नेटिक म्यूजिक जो है ना वो आमतौर पर स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स, ठीक है, मतलब एक छोटा सा झुंड एक्टर्स का परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर कौन कौन होता है, एक प्रिंसिपल परफॉर्मर होता है, एक मेलोडिक एकम्पनीमेंट होता है, मतलब एक गाना गाने वाला सिंगर होता है, एक रिदमिक एकम्पनीमेंट होता है, मतलब कोई म्यूजिशियन होता है,
तो बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्या उसको स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स बोलेंगे या एन्सेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस बोलेंगे। एन्सेम्बल मतलब होता है जमावड़ा, ठीक है। पैनल ऑफ जजेस बोलेंगे, देखो जजेस का पैनल तो नहीं बोल सकते, आप परफॉर्मर्स की बात कर रहे हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी कंपनी में होते हैं, आप परफॉर्मर्स की बात कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल बेतुका है। बैंड ऑफ सिंगर्स, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको एन्सेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस बोलो, ठीक है, या तो फिर आप इसको बैंड ऑफ सिंगर्स बोलो। अब आपको दिख रहा होगा यहां पे सिंगर की भी बात की गई है, परफॉर्मर की भी बात की गई है, और यहां पे किसी रिदम वाले अकम्पनीमेंट, जिसका मतलब यह है कि एक म्यूजिशियन की भी बात की गई है। तो जब आप इन सब की बात कर रहे हो तो केवल सिंगर्स वर्ड अप्रोप्रिएट आएगा क्या? सिंगर्स वर्ड केवल अप्रोप्रिएट नहीं होगा, यहां पे पूरा का पूरा एन्सेम्बल है, जमावड़ा है म्यूजिशियंस का, जिसमें सिंगर्स भी हैं, कोई बजाने वाला भी है, कोई गिटार बजाने वाला है, कोई कुछ और बजाने वाला है, तो इसको एन्सेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस कह सकते हैं। आंसर होगा 26 का 1। बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेट करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक, वो हमेशा यहां रह सकते हैं या वो वॉक के लिए जा सकते हैं। दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक, सिंपल क्वेश्चन है ये कंजंक्शन का। हम सब जानते हैं कि अगर कहीं पर और लिखा है तो उसके साथ आइदर का पेयर बनेगा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहां पे और लिखा हुआ था तो यहां पे क्या बनना चाहिए था? आइदर बनना चाहिए था। 27 का आंसर है 2। 28 नंबर, नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स, तुम्हारे जो बॉस हैं वो तुम्हारे एफर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी कड़ी मेहनत करते हो, तुम्हारे जो बॉस है वो तुम्हारे एफर्ट्स को नहीं अप्रिशिएट करेंगे, उन्हें लगेगा तुमने काम ही नहीं किया, ठीक है। एनीवेज, अब इसमें एरर क्या है जी? साफ साफ आपको दिख रहा है, चीख चीख कर कह रहा है, इसमें क्या एरर है? लिखा हुआ है नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, मैं पढ़ते पढ़ते ऐसा ही आंसर बोल रहा था। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क होना चाहिए ना, कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखोगे तभी तो वर्ब लिखोगे। देख लो, हाउ हार्ड यू वर्क, हार्डली यू वर्क, हार्ड हार्डली में अंतर मैं पहले बता चुका हूं। हार्ड मतलब होता है कठिन परिश्रम, परिश्रम नहीं मतलब कठिन, और हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। हाउ हार्ड यू वर्क ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला, इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। कॉपी पे नोट डालना और लिखना, प्रोवाइड समथिंग टू समबडी, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, याद करने वाली चीज है। जब ये प्रोवाइड टर्म का इस्तेमाल करते हो तो क्या प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके बाद लिखना पड़ेगा, फिर टू लगा के किसे प्रोवाइड कर रहे हो ये लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसे याद रखो, प्रोवाइड समथिंग टू समबडी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? इट इज वेरी हार्ड टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज, ये समथिंग की जगह आ गया। ऑफर फैमिली, ये समबडी के जगह पे आ गया। गड़बड़ क्या हुआ? बीच में ऑफ लिख दिया है, हमें टू चाहिए। बाय, ऑफ, फ्रॉम, टू, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म्ड वेल, हर पार्टिसिपेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है। ईच पार्टिसिपेंट हैव, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सो ईच पार्टिसिपेंट सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हमें यहां हैज चाहिए। ऑप्शन पे आ जाओ, ईच पार्टिसिपेंट हैव लिखा हुआ है, गलत है। ईच पार्टिसिपेंट वॉज नहीं लिख सकते। अगर हम यहां पे वॉज परफॉर्म्ड कर देंगे तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस हो जाएगा इसका मतलब जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही काम होने लगेगा, विच मींस पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म नहीं करेंगे, पार्टिसिपेंट्स को परफॉर्म किया जाएगा, कि हर पार्टिसिपेंट को अच्छे से परफॉर्म किया गया, गलत हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। ईच पार्टिसिपेंट हैज हो सकता है, ईच पार्टिसिपेंट के साथ वर नहीं लगेगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। 31, टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर, लिखा है कि आम जनता के लिए विलियम जो है उसको एक क्रूसेडर की तरह जाना जाता था। क्रूसेडर क्या होता है? समवन हु वर्क्स, who makes a determined effort to achieve change or stop something because of their strong beliefs, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अर्नेस्ट एफर्ट लगाता है, बहुत ही सिंसियर एफर्ट लगाता है किसी चीज को रोकने के लिए या उसको बदलने के लिए, क्योंकि उसकी बहुत मान्यता है उसके ऊपर। मतलब ऐसे समझो कि किसी चीज की एडवोकेसी करने वाला। तो जनरल पब्लिक के लिए विलियम जो है वो एक क्रूसेडर था, पीस का, ठीक है। मतलब यह है कि जनरल पब्लिक के लिए विलियम जो है वो एक मतलब ऐसे कह लो कि देवता था, शांति का प्रतीक था, जो शांति के लिए लड़ रहा था। एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड इथिकल सब्जेक्ट्स, और एक बहुत ही एडमायर्ड मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड क्रिटिक था वो। किस चीज का क्रिटिक था? सोशल, पॉलिटिकल और एथिकल सब्जेक्ट्स का, राइट।
अब आ जाओ इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रूसेडर फॉर पीस। क्रूसेडर अपने साथ फॉर पीस ले सकता है कि वो किस चीज के लिए, हम के लिए की बात कर रहे हैं, किस चीज के लिए वो क्रूसेडर था, वो पीस के लिए क्रूसेडर था। तो क्रूसेडर अबाउट पीस तो नहीं होगा, क्रूसेडर इन पीस, शांति में क्रूसेडर था नहीं, शांति का क्रूसेडर था। या तो हम बोले क्रूसेडर ऑफ पीस, या तो हम बोले क्रूसेडर फॉर पीस, के शांति के लिए या शांति का प्रतीक था। दोनों में से कुछ एक सेंस बनता है। तो या तो फॉर ये वाला होगा, या तो फॉर ये वाला होगा, या तो 3 आंसर या तो 4 आंसर। अच्छा आगे बढ़ेंगे। फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक ऑन सोशल पॉलिटिकल, या एज एन एडमायर्ड क्रिटिक बाय, अच्छा सोशल पॉलिटिकल इथिकल सब्जेक्ट्स के द्वारा क्रिटिक था क्या, नहीं उसका क्रिटिक था। इसका मतलब के द्वारा, बाय का सेंस तो नहीं बन रहा। आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर 32 पे बढ़ेंगे। द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच एज ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर्स। चीफ गेस्ट ने अपना स्पीच कंक्लूड किया क्योंकि उसे रिक्वेस्ट किया गया था ऑर्गेनाइजर के द्वारा। अच्छा अभी क्या लिखा हुआ है, चीफ गेस्ट ने अपना स्पीच कंक्लूड किया क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजर के द्वारा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ही रिक्वेस्टेड। इसका मतलब ये अभी एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसको आपने सब्जेक्ट माना वो एक्शन का डूअर होता है, विच मींस यहां पे ही है जो रिक्वेस्ट कर रहा है। चीफ गेस्ट ने अपना स्पीच कंक्लूड किया क्योंकि चीफ गेस्ट ने ही रिक्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, नहीं चीफ गेस्ट को रिक्वेस्ट किया गया ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। ठीक है, जिसका मतलब है ये जो रिक्वेस्ट करने का काम है ये ही के ऊपर हो रहा है, ये रिक्वेस्ट का रिसीवर है, डूअर नहीं। विच मींस ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं बनना चाहिए, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनना चाहिए। पैसिव कब बनता है, जब हम लोग इसके आगे कोई भी बी का फॉर्म लगा के V3 लगा दे। रिक्वेस्टेड ऑलरेडी V3 में है तो हम इसके पहले क्या लगा सकते हैं, या तो इज लगा दे, या तो एम लगा दे, या तो और लगा दे, या तो वॉज लगा दे, या तो वर लगा दे, या तो बी, या तो बिन, या तो बीइंग। इसके साथ अगर V3 आ गया तो हम बोलेंगे पैसिव वॉइस है। आ जाओ। नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता। ही इज रिक्वेस्टेड हो सकता है, ही वॉज रिक्वेस्टेड हो सकता है, ये विल बी रिक्वेस्टेड हो सकता है। अब यहां पर बात आ गई कि स्ट्रक्चर वाइज तो कोई एरर नहीं है, टेंस वाइज चेक कर लेते हैं। चीफ गेस्ट ने अपना स्पीच कंक्लूड किया, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। इसका मतलब सेंटेंस का टोन क्या है, पास्ट टेंस का। ये घटना बीत चुकी, उसने अपना स्पीच कंक्लूड कर लिया। अगर पास्ट में कंक्लूड किया, पास्ट में स्पीच खत्म किया गया तो उसके पहले ही तो रिक्वेस्ट किया गया होगा, इसका मतलब पास्ट में तो रिक्वेस्ट किया गया होगा, तो ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। यहाँ इज लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। विल भी लिखा हुआ है, फ्यूचर हो जाएगा, नहीं हो सकता। आंसर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट humans like to think that it is the largest creatures that will emerge victorious from the struggle of the for survival। लिखा हुआ है कि रूलर्स, प्लैनेट के रूलर्स होने के तौर पर इंसानों को ऐसा लगता है, humans like to think that it is the largest। ये इट किसके लिए आ रहा है भाई, इंसानों को क्या लगता है कि हम ही सबसे बड़े लार्जेस्ट क्रीचर्स है ना, और अगर कभी सर्वाइवल का स्ट्रगल हुआ तो हम ही जीतेंगे। इसका मतलब ह्यूमंस अपने बारे में सोच रहे हैं ना। अगर ह्यूमंस अपने आप को लार्जेस्ट क्रीचर कह रहे हैं, इसका मतलब जो प्रोनाउन आएगा वो ह्यूमंस के लिए आएगा। अच्छा ह्यूमंस तो प्लूरल है, दिख रहा है आपको, तो उसके लिए इट कैसे आ सकता है। सो सबसे पहले तो नो सब्स्टिट्यूशन काट दो, इट नहीं हो सकता, हमें देर लगाना पड़ेगा। यहां पे भी इट लिखा हुआ है, इसको भी काट देते। अच्छा दे लिखा हुआ है, चलो आगे बढ़ेंगे। लिखा दे आर द लार्जेस्ट क्रीचर्स, दे आर अ लार्जेस्ट क्रीचर्स। लार्जेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हमेशा द लगता है, ये वाला रूल भी कई बार आया। यहां पे अ लिखा हुआ था, गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। बढ़ेंगे 34। इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम्स। सब्जेक्ट प्लस देखो, ये मैं बात कर रहा हूं कंडीशन सेंटेंस टाइप 3 की। 3 में क्या लिखा हुआ था, इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, V3 होगा, सब्जेक्ट है, वुड हैव है, उसके बाद V3 है और आगे ऑब्जेक्ट है, यही होता है ना। सो इफ के बाद हैड होगा, हैड के बाद V3 होगा। अगर V3 होगा तो हमें यहां क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड, ये लिखना पड़ेगा। तो वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड, ऑप्शन पे आ जाओ। नो सब्स्टिट्यूशन, ये तो नहीं हो सकता। वुड नॉट पोस्टपोन्ड, देखो वुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म होता है, सो पोस्टपोन्ड ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड, वुड बी पोस्टपोन्ड, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। डायरेक्ट स्ट्रक्चर से सवाल था। हर थिनिंग ग्रे हेयर वॉज हैंगिंग ऑन हर बोनी फोरहेड। लिखा है कि उसके पतले से सफेद बाल जो हैं वो उसके मतलब
हड्डियां जिसमें निकली हो, बोनी टाइप का, पतला टाइप का फोरहेड जो है उस पर लटक रहे, उसके लिए क्या हैंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हैंग का मतलब होता है फांसी से लटकाना, तो ये तो सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट है, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए कहीं पे नो सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ। अब हमारे पास वर्ड्स क्या बचे? सिंकिंग फ्रॉम, अर्जिंग अहेड, फॉलिंग अबाउट, स्ट्रैंगलिंग ओवर। एक बार इसका मीनिंग देख ले, आंसर तुरंत बन जाएगा। सिंकिंग फ्रॉम का मतलब क्या है? टू ग्रेजुअली मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हायर पोजीशन, किसी चीज का ऊपर से नीचे धीरे धीरे करके लटकना, धीरे धीरे कर कर नीचे आना किसी चीज का, उसको सिंकिंग फ्रॉम कहते हैं। अब उसके बाल धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, ये सेंस था क्या? नहीं, उसके बाल नीचे लटके हुए थे, ये सेंस था। अगला लिखा हुआ है अर्जिंग अहेड, टू इनकरेज और पुश फॉरवर्ड विथ फोर्स और डिटर्मिनेशन, किसी चीज को बहुत ही ताकत के साथ, बड़ी ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना, उसको अर्जिंग अहेड कहते हैं। अब क्या आप उसके बालों को आगे बढ़ाएंगे? कोई सेंस नहीं है। फॉलिंग अबाउट, टू कोलैप्स और फॉल डाउन, किसी चीज का टूट जाना, बिखर जाना, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाना, बिखर जाना, उसको फॉलिंग अबाउट कहते हैं। बाल टूट के बिखर गए, ये सेंस नहीं था, उसके चेहरे से लटक रहे थे, ये सेंस था। टू स्प्रेड और फॉल, स्ट्रैगलिंग ओवर का बता रहा हूं, टू स्प्रेड और फॉल इन एन इरेगुलर और अनटाइडी वे, गंदे तरीके से, इरेगुलर तरीके से किसी चीज का फैलना या गिरना, स्ट्रैगलिंग ओवर। तो यार उसके बाल गंदे तरीके से, मतलब बिल्कुल बाल बांधे हुए नहीं थे और बिल्कुल अनऑर्गेनाइज थे, उसके लिए क्या टर्म यूज होगा? एक ही टर्म अप्रोप्रिएट लग रहा है, स्ट्रैगलिंग ओवर। अब जिनके सेट में ये सारे वर्ड्स आए होंगे, उनको क्वेश्चन आए होंगे, उनको टफ लग रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। शिवमणि इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। आज के वीडियो में हमने कवर किया है, अगर कहीं पर फॉर या सिंस हो और टाइम दिया हुआ हो, इसका मतलब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? या तो हैज होगा, या तो हैव होगा, या तो हैड होगा, प्लस बिन होगा और उसके साथ V4 होगा। ऑप्शन पे आ जाओ। हैव बिन वर्किंग, वुड वर्क नहीं चाहिए। हैड बिन वर्कड, हैड बिन तो ठीक था पर वर्किंग चाहिए था, गलत है। हैज बिन वर्किंग, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अच्छा, शिवमणि किसी एक व्यक्ति का नाम है जिसको हम सब्जेक्ट मान रहे हैं, ये सिंगुलर है, इसका मतलब इसके साथ क्या लग सकता है? हैव लग सकता है, हैज लग सकता है। आंसर है साहब हैज लगेगा। शिवमणि हैज बिन वर्किंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 37 पे आएंगे। एन इंटेंस विश टू लर्न समथिंग कीप्स द नर्व्स एक्टिव, बहुत तीव्र इच्छा किसी चीज को सीखने की आपके नर्व्स को एक्टिव रखती है, मतलब आपके समझ को दुरुस्त रखती है, ठीक है। अब एन इंटेंस को हटा के अगर हमें कुछ लगाना हुआ तो हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? बेसिकली हमसे ये पूछा जा रहा है। फिक्स्ड विश, अच्छा विश कभी फिक्स्ड हो सकती है क्या? नहीं, ये तो वर्ड ही इनअप्रोप्रिएट है। पावरफुल विश किसी चीज को सीखने की आपके दिमाग को दुरुस्त रखती है, ये तो हो सकता है। हाफ हार्टेड नेगेटिव वर्ड है, मतलब आधे दिल से, कि ऊपर ऊपर से अगर आप किसी चीज को सीखना चाहो तो आपके दिमाग को दुरुस्त रखेगा, ये तो उल्टा है, आप तो बोर हो जाओगे इससे। लेजी विश, बिल्कुल आलस से भरी इच्छा, ये भी नेगेटिव वर्ड है, आंसर नहीं हो सकता। एक ही आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2। 38, आरएन राइट्स लिटरेरी वर्क्स हेल्प्ड रीडिफाइन डिस्कशंस इन रेस रिलेशंस इन अमेरिका इन द मिड 20th सेंचुरी। लिखा हुआ है कि आरएन राइट के जो लिटरेरी वर्क्स हैं, जो चीजें उन्होंने लिखी है ना, उसने हेल्प किया रीडिफाइन करने में डिस्कशंस को। कौन से डिस्कशंस को? जो रेस रिलेशंस है अमेरिका में, जो 20वीं शताब्दी में जो रेस रिलेशन थे अमेरिका में, उनको, उनके डिस्कशन को उसने रीडिफाइन किया, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहां कौन सा प्रेपोजिशन होगा, क्योंकि रेस रिलेशंस इन अमेरिका देखो सब में है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहां पे इन अगर नहीं होगा, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट नहीं है, इसका मतलब इन नहीं होगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? ऑफ होगा, टू होगा, बाय होगा, बिसाइड होगा। सिंपल सवाल है। डिस्कशन के साथ क्या लगाते हैं? डिस्कशंस, या तो हम बोलेंगे डिस्कशंस अबाउट समथिंग, या तो हम बोलेंगे डिस्कशंस ऑफ समथिंग। यहां लिखा हुआ था ऑफ रेस, टू रेस, बाय रेस, बिसाइड रेस, एक ही आंसर होगा, डिस्कशन ऑफ समथिंग। अगेन अगर आप रीडिंग करते हो तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी। अगला, रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। रोहन ने एक्सरसाइज किया और बहुत सारा खाना खाया, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि वो कमजोर हो जाए। अब लेस्ट के साथ हमने दो रूल पढ़े, मैं दोनों रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला रूल, लेस्ट के साथ प्रिफरेबली शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरा, लेस्ट के साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि लेस्ट के मीनिंग में ऑलरेडी नेगेटिव सेंस छुपा होता है। अब यहां पे उन दोनों में से एक चीज को तो फॉलो किया गया, जिसका मतलब है शुड का इस्तेमाल तो हुआ, पर गलती यह हुई कि यहां पे नॉट का इस्तेमाल कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन पे आ जाइए। शुड बी वीक, शुड नॉट वीक, नॉट नहीं लगेगा। यहां वुड है, यहां वुड है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ।
द चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टली देन व्हाट आई बॉट लास्ट ईयर। जो चेयर मैंने अभी खरीदा है वो ज्यादा महंगा है उससे जो मैंने पिछले साल खरीदा था। अगेन यहाँ पे देन का इस्तेमाल है। इसी वीडियो में मैंने आपको बोला कि अगर हम कहीं देन का इस्तेमाल करते हैं तो जो एडजेक्टिव यूज होता है ये एडजेक्टिव कौन से डिग्री में होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। सो कॉस्टली नहीं, कॉस्टलियर होना चाहिए। ऑप्शन पे आइए, इज कॉस्टलियर, विल बी कॉस्टली, कॉस्टली नहीं चाहिए, कॉस्टलियर चाहिए। इज द कॉस्टलीएस्ट, ये सुपरलेटिव हो जाएगा और इसके बाद हम देन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो गलत है। कॉस्टली पॉजिटिव है, आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड, क्या आपको पता है कि वो कहां रहती है। हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखा था जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हम किसी सेंटेंस में 2 सवाल पूछे तो इसमें से पहला सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और जो सब पार्ट है इसका वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी एक नॉर्मल क्लॉज की तरह, जबकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा उसमें पहले वर्ब आएगा और बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो यहां तो ठीक है, पहले डू लिखा है बाद में यू लिखा है, पहले वर्ब आया बाद में सब्जेक्ट आया। जो सेकंड क्लॉज है, जो सब क्लॉज है इसका, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है बाद में वर्ब आता है और फिर अगर ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ी तो हम लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ था वेयर डज शी रिसाइड। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है। गलत है या नहीं है, पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, बाद में क्या होना चाहिए, वर्ब। तो हम कैसे सुधारेंगे इसको, वेयर तो हो गई, फिर हम लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे शी और फिर हो जाएगा रिसाइड। अच्छा, ये डज और रिसाइड को हम मिला के रिसाइड्स भी तो कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव के चक्कर में हमें डज बाहर निकालना पड़ा था, अगर ये इंट्रोगेटिव रहे ही ना तो हम क्या करेंगे, डज रिसाइड को रिसाइड्स कर देंगे। इंट्रोगेटिव रहे ना से मेरा मतलब ये नहीं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना रहे, ये वाला क्लॉज इंट्रोगेटिव ना रहे। तो क्या होगा, डज रिसाइड की जगह पे रिसाइड्स। ऑप्शन पे आ जाइए, वेयर डू शी रिसाइड, ये तो गलत हो जाएगा, शी के साथ डू नहीं लग सकता, वर्ब का पांचवा फॉर्म लगना चाहिए। वेयर शी रिसाइड्स हो सकता है, अगेन शी के साथ V1 नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है। वेयर डज और रिसाइड साथ में नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। अ कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड। अच्छा, ये इट्स जो है ना, ये इट इज होता है। एक होता है ITS इट्स, जिसका मतलब होता है उसका। ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है जिसका इस्तेमाल पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे घर में एक कार है, आई हैव अ कार एंड इट्स कलर इज ब्लैक, और उसका कलर ब्लैक है। यहां पे आप देखना, इट्स का इस्तेमाल पोजीशन दिखाने के लिए किया गया है और इसके इमीडिएट बाद एक नाउन का इस्तेमाल किया गया है, कलर वर्ड का। कलर यहां पे नाउन का काम कर रहा है। अब अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं तो लिखा है अ कंप्यूटर कांट फंक्शन, एक कंप्यूटर काम नहीं कर सकता विदाउट इट्स, अपोस्ट्रोफी वाला है, मतलब विदाउट इट इज मदरबोर्ड। कोई सेंस है इस बात का, विदाउट एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद तो इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, मदरबोर्ड है। यहां क्या चाहिए, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसका मदरबोर्ड बोलना चाह रहे हैं हम, इसका मतलब हम इट्स चाहते हैं। ऑप्शन देख लो, हिज, कंप्यूटर किस लिए हिज नहीं यूज कर सकते, ये पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स, इट इज तो लिखा हुआ था ही। देयर, कंप्यूटर सिंगुलर है, हम देयर क्यों यूज करेंगे, देयर प्लूरल हो जाएगा। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। 43, ट्रांसनेशनल लिंकेजेस फॉर एग्जांपल सेवर द नेशन स्टेट्स इंटेग्रिटी एंड करप्ट स्टेट सोसाइटी रिलेशंस। लिखा है ट्रांसनेशनल लिंकेज। ट्रांसनेशनल लिंकेज क्या होता है, दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं ना, उनको ट्रांसनेशनल कहते हैं। ट्रांसनेशनल लिंकेज का मतलब है दो देशों के बीच में जिस भी किस्म का फिजिकल या किसी किस्म का अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन बन रहा है उसको ट्रांसनेशनल लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है ट्रांसनेशनल लिंकेज फॉर एग्जांपल सेवर। सेवर का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, किसी चीज को डिस्टर्ब करना, उसको सेवर कहते हैं। ये सेवर करता है नेशन और स्टेट के इंटेग्रिटी को और करप्ट करता है स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप को। ठीक है, स्टेट और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन है उसको ये करप्ट करता है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको चेंज करें, इंटेग्रिटी और करप्ट को चेंज करें तो क्या होगा, कोहेशन एंड इरोड होगा, कंट्रोवर्सी एंड डिमिनिशन होगा, सेवरेंस एंड रेवोल्यूशन होगा, डाइवर्जेंस एंड रिलेटिविटी होगा। कुछ बड़े टफ वर्ड्स आए इसमें, तो मैं चाहूंगा पहले मैं हिंदी बता दूं इन सबका, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए और आपसे नहीं बना क्वेश्चन ट्राई करने के बावजूद तो आप बना पाओ एक बार। पहले सारे टफ वर्ड्स का हिंदी कर लेते हैं। क्या वर्ड है, इंटेग्रिटी। ये मैक्सिमम इसमें से सिनोनिम में आ चुका है। इंटेग्रिटी कई बार वन वर्ड में भी आया, सिनोनिम में भी आया। इंटेग्रिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज, किसी व्यक्ति की ईमानदारी या किसी जगह की अखंडता। आपने सुना होगा भारत में यूनिटी इन इंटेग्रिटी है। ठीक है, अनेकता में एकता है, राइट, उसको इंटेग्रिटी कहते हैं।
अखंडता को इंटेग्रिटी कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट और हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स और द स्टेट ऑफ बीइंग होल एंड अनडिवाइडेड, उसको हम लोग इंटेग्रिटी कहते हैं। सेवर, जैसे मैंने बोला, किसी चीज को काट देना, तोड़ देना, सेवर कहलाता है। कोहेजन, आपने कोहेजन फोर्स फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है एकजुटता। जब कोई दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनमें एक फोर्स होता है जिसको कोहेजन कहते हैं। अब मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं एक्यूरेट नहीं हूंगा, हो सकता है, मुझे उतना साइंस नहीं पता, पर मैं समझाना चाह रहा, आप समझ गए होंगे। कोहेजन मतलब होता है किसी चीज का एक की एकजुटता, ठीक है। ये क्या है? ये एक नाउन है। सेवर क्या था? वर्ब था। इरोड का मतलब होता है, इरोड भी एक वर्ब है। इरोड का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे करके मिट जाना, टू ग्रेजुअली वियर अवे और डिमिनिश। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? विवाद। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बिग बॉस देखते हो तो कंट्रोवर्सी पता होगा आपको, बहुत कंट्रोवर्सी होती है बिग बॉस में, जिसका मतलब विवाद। ये नाउन है। डिमिनिशन का मतलब होता है किसी चीज की कमी या किसी चीज का छोटा होना, रिडक्शन इन साइज, इज कॉल्ड डिमिनिशन। ये भी नाउन है। सेवरेंस, सेवर का मतलब होता है टू कट ऑफ, सेवरेंस उसी का नाउन है। द एक्शन ऑफ एंडिंग अ कनेक्शन और रिलेशनशिप, किसी चीज के वो एक्शन जिससे आप किसी चीज को तोड़ देते हो, अलग कर देते हो, उसको सेवरेंस कहा जाता है। रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, ये भी नाउन है। डाइवर्जेंस आपने बहुत बार सुना होगा, रास्ते में आगे देयर इज नो डाइवर्जेंस, मतलब वहां से रास्ता कभी अलग नहीं हो रहा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, किसी चीज का अलग होना उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। रिलेटिविटी भी नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज के ऊपर निर्भर ना होना, दूसरी चीज के ऊपर निर्भर ना होना, इंडिपेंडेंट हो जाना, उसको रिलेटिविटी कहते हैं। ठीक है, आ जाओ सवाल पे। अब क्या लिखा हुआ था? ट्रांसनेशनल लिंकेज। बहुत आराम से सवाल को समझना, बड़ा तगड़ा सवाल है। ट्रांसनेशनल लिंकेज जो है एग्जांपल के तौर पर, वो सेवर करता है, सेवर वर्ब है यहां का, वो सेवर करता है नेशन और स्टेट की इंटेग्रिटी को। मैं ये बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे स्ट्रीट स्मार्ट हुआ जा सकता था। वो सेवर करता है नेशन और स्टेट की इंटेग्रिटी को, और करप्ट करता है, ये भी वर्ब है, करप्ट करता है स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप को। ये एंड एक कंजंक्शन है जिसने दो डिफरेंट क्लॉजेस को ऐड किया। पहला क्लॉज था, दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, ट्रांसनेशनल लिंकेज। पहला क्लॉज था ट्रांसनेशनल लिंकेज सेवर द स्टेट नेशन स्टेट्स इंटेग्रिटी, एंड ट्रांसनेशनल लिंकेज करप्ट स्टेट सोसाइटी रिलेशंस। और दोनों को जोड़ा किसने? एंड ने। मतलब मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि एंड ने एक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को दूसरे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ा, राइट। अब जब मैं इस सेंटेंस को किसी बेहतर ऑप्शन से इंप्रूव करूंगा, काम तो वही रहेगा, फंक्शनैलिटी तो वही रहेगी। तो अगर यहां पर हमने एंड से जोड़ा है किसी चीज को, आप देखोगे चारों ऑप्शन एंड से जुड़े हुए हैं, तो अगर यहां हम इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, मतलब यहां तो वर्ब फिक्स्ड है, तो यहां पे भी वर्ब फिक्स्ड होना चाहिए। जिसका मतलब यह है कि करप्ट में जो वर्ब हमने हटाया, हमें यहां पे कोई वर्ब लेके आना पड़ेगा, तभी तो ये एंड मीनिंगफुल बनेगा, तभी तो ये कंजंक्शन का काम करेगा जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ रहा है। समझ पा रहे हो बात को? इसका मतलब यह है कि हमें एंड के बाद कोई एक ऐसा वर्ड चाहिए जो वर्ब हो। आ जाओ ऑप्शन पे। पहले में था इरोड, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज को खत्म कर देना, वर्ब है। डिमिनिशन छोटा होना, नाउन है। रिवॉल्यूशन क्रांति, नाउन है। रिलेटिविटी तुलनात्मक में किसी चीज से इंडिपेंडेंट होना, नाउन है। इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। अगर किसी बच्चे को इतने वर्ड्स का हिंदी नहीं भी पता होता ना, फिर भी वो थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस अप्लाई करके क्वेश्चन बना सकता था। कैसे बनता वो मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। नहीं समझ आया बताना कमेंट में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। 44, हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू। ठीक है, उसका घर तुमसे छोटा है। बेतुका सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि आप दो चीजों को, बराबर चीजों को आपस में कंपेयर करते हो, तो हाउस का कंपैरिजन हाउस से होगा। तो या तो आप ये बोलो हिज हाउस इज स्मॉलर देन योर हाउस, या अगर आप हाउस को रिपीट नहीं करना चाहते, इसके बदले प्रोनाउन लगा दो, कौन सा? योर्स। ऑप्शन पे आ जाओ। हिज हाउस इज स्मॉल एज यू, गलत है। स्मॉल देन यू, देन बोलोगे तो स्मॉलर बोलना पड़ेगा, यहां पे लिखा हुआ नहीं था। इज स्मॉलर देन योर्स, स्मॉलर देन योर। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, योर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और आपको योर पे आप सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते, आपको इसके बाद एक नाउन लिखना पड़ेगा, योर हाउस लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 45 पे। शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ। वो बहुत बेवकूफ थी ये सोचने में कि वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, यहां पे नाउ टर्म का यूज किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि यहां पे नाउ, अगर यहां देन लिखा होता तो यहां पे पास्ट टेंस होता। बात को समझना। तो क्या लिखा हुआ है? शी वाज, हालांकि ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता,
ये अभी भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि शी वॉज यहाँ पास्ट टेंस लिखा हुआ है, फिर पता नहीं यहाँ नाउ क्यों लिखा, देन होना चाहिए था। पर हम इसमें एरर तो ढूंढना ही, इंप्रूव करना है, जो ऑप्शन उसी से हम लोग इंप्रूव करेंगे। कहीं पे भी नो इंप्रूवमेंट नहीं है तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। आ जाओ ऑप्शन पे, शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक दैट शी हैव बिन, शी के साथ हैव नहीं लग सकता, गलत है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। शी हैज बीइंग, हैज के साथ बीइंग नहीं लग सकता, हैज के बाद V3 होता है, बीइंग V4 है, गलत है। शी वर, वर प्लूरल हो जाएगा, शी सिंगुलर है, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है, शी इज कंप्लीटली सेफ नाउ। हालांकि जैसे मैंने बोला गलत है, यहाँ नाउ नहीं देन होना चाहिए, यहाँ इज नहीं वॉज होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आई पिक्ड अप माई लिटिल क्लॉक एंड इट बिगैन टू डांस ग्रेसफुली, मैंने अपनी छोटी सी घड़ी उठाई और उसने डांस करना शुरू किया ग्रेसफुली। घड़ी डांस कैसे करेगी, इसका मतलब ये तो बेतुका है और कहीं नो इंप्रूवमेंट भी नहीं है, तो ये तो ठीक है, हटा दिया है उसे। लिखा है कि मैंने अपनी छोटी सी घड़ी उठाई और उसने मेरे हिसाब से काम करना शुरू किया। ये घड़ी मजदूर है क्या, मेरे हिसाब से काम कैसे करेगी, इररिलेवेंट। शाइन प्रिटीली, शाइन का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार घर में देखा होगा ना कि प्यारी प्यारी सी घड़ियां होती है जिससे बड़ा प्यारा सा आवाज आता है, उस आवाज को चाइन करना कहते हैं, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि इट बिगैन टू लिफ्ट स्मूथली, कि मैंने घड़ी उठाई और फिर घड़ी ने बहुत स्मूथली उठाना स्टार्ट किया। घड़ी ने किसको उठाना स्टार्ट किया, घड़ी भूत है, कैसे उठाएगा वो। अगला, इट बिगैन टू मूव ग्रेजुअली, मैंने घड़ी उठाई और फिर घड़ी धीरे धीरे मूव करने लगी। मेरे हाथ में घड़ी है और वो घड़ी धीरे धीरे मूव भी कर रही है, जब मेरे हाथ में तो मूव कैसे कर रही है, गलत है। आंसर का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे 47, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द मैटर रिगार्डिंग हिज बॉसेस सेल्फिश एटीट्यूड, मतलब जो उसके बॉस का सेल्फिश एटीट्यूड था उसके ऊपर सोचने के बाद, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के बाद राजू ने डिसाइड किया टू फोर्स हिमसेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लेजेंट एक्शन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर। राजू ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को फोर्स करेगा एक ऐसा काम करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता, ताकि जो भी मुद्दा है वो सलट जाए, वो जो मुद्दा है वो सुलझ जाए। आपसे पूछा जा रहा है इसके लिए क्या इडियम होगा, तो बेसिकली आप जब ऐसा कोई काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते पर मजबूरन आपको करना पड़ता है, उस काम के लिए क्या इडियम है, आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है। इग्नोर द बुलेट, बाइट द बुलेट, शूट द बुलेट, डॉज द बुलेट। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाइट द बुलेट। कितनी बार मैंने पढ़ाया है। नो सूनर डिड मिस्टर पियरी मिश्रा फिनिश हिज केमिस्ट्री लेक्चर दैट द स्टूडेंट, यार ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। हार्डली, स्केर्सली के साथ हमेशा व्हेन का इस्तेमाल होता है, पढ़ाया आपने भी। नो सूनर के साथ हमेशा देन का इस्तेमाल होता है, पढ़ाया आपने। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, THEN स्पेलिंग नहीं होता, THAN वाला देन होता है। 49, सनत हैज जस्ट अराइव्ड इन मैसूर, सनत अभी मैसूर पहुंचा है। ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहा है रघु से, टू हेल्प हिम फाइंड एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, ताकि वो उसकी मदद कर पाए एक अच्छा लोकेशन ढूंढने में, एक अप्रोप्रिएट लोकेशन ढूंढने में। इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं था पर हमें फिर भी सुधारने को कहा गया है। मतलब बेसिकली ये बोला जा रहा है कि सनत नाम का कोई लड़का है जो अभी भी मैसूर पहुंचा है और वो अपने दोस्त से कह रहा है कि मुझे कोई अच्छा सा घर दिखा दो या घर एक लोकेशन पे अच्छा सा घर दिला दो, ठीक है। उसके लिए क्या लगेगा, अ सुटेबल एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है किसी को उठाना, किसी का लेवल उठाना, कोई सेंस नहीं है, बात तो घर की हो रही थी। एन अलोकेशन रिकमेंडेशन, कोई कहां रहना है उसका रिकमेंडेशन मुझे बता दे, रिकमेंडेशन किससे लिखवा के लगेगा, प्रेसिडेंट से, सेंस नहीं है। रेंटेड अकोमोडेशन, ये हो सकता है कि मुझे कह रेंटेड अकोमोडेशन दिला दे, कहीं भाड़े पर घर दिलवा दे। प्रॉपर जंक्शन, आंसर सबसे सटीक तो 3 नंबर ही है। ये सारे वर्ड्स वाले एरर है, आप अगर थोड़ा बहुत रीडिंग करते हो ना तो आपको ये चीजें समझ में आ जाती है। अगला 50 नंबर, दिस बुक गिविंग अस मच इंफॉर्मेशन, सबसे पहले गलत क्या है, गिविंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, इसका मतलब यहां पे गिविंग तो नहीं होगा, राइट। आ जाओ ऑप्शन पे, दिस बुक गिव्स, अच्छा दिस बुक सब्जेक्ट बुक था, सिंगुलर था, इसका मतलब इसके साथ जब भी हम वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे कौन सा फॉर्म यूज होगा, 5 हुआ, सो गिव्स होना चाहिए, तो गिव वाला आंसर नहीं है, गलत है। गिव वाला आंसर नहीं है, गलत है। ये दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो गिव्स होगा ये, या तो गिव्स होगा ये। अच्छा दोनों में क्या अंतर है, गिव्स अस मच इंफॉर्मेशन, गिव्स अस मैनी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर भी किया था, एरर वाले वीडियो में, इंफॉर्मेशन को अनकाउंटेबल माना जाता है इंग्लिश में, अनकाउंटेबल चीजों के साथ हम मैनी का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये गलत है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है क्या, आगे बढ़ेंगे 51, द फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री हैज ग्रोन ड्रामेटिकली इन द प्रीवियस डिकेड, लिखा है कि फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले दशक में, चीफली बिकॉज ऑफ अ बूस्ट, खास करके क्योंकि बहुत बूस्ट मिला है, मतलब बहुत तेजी से फैला है, इन कोलियक एंड क्रॉन्स डिजीज केसेस
as well as increasing awareness among health conscious clients। कोलियक और क्रोन्स डिजीज की वजह से और साथ ही साथ में जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनकी जागरूकता बढ़ी है, उसके वजह से बहुत बूस्ट मिला है किसको? फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री को। अब आपसे अंडरलाइन पोर्शन में पूछ रहा है कि अगर इसी सेंस में हमें कोई और फ्रेज लगाना होता तो हम क्या लगाते? चीफली बिकॉज ऑफ अ बूस्ट, मतलब किसी चीज का बहुत तेजी से बढ़ना। ऑप्शन पे आ जाओ। कंटेक्चुअली बिकॉज ऑफ अ स्पार्क, स्पार्क मतलब तेजी से बढ़ना नहीं होता है, स्पार्क का मतलब होता है आशा की किरण दिखना, रोशनी दिखना। सेंस नहीं है। ओइंग प्राइमरली टू अ राइज, मतलब खास करके जो ओइंग मतलब ड्यू टू, इसका क्रेडिट जाता है राइज को। किसके राइज को? कोलिक और क्रोन्स डिजीज के राइज को। सेंस तो बन रहा है। अगला है कैजुअली, कैजुअली का नेगेटिव वर्ड है कि मतलब ध्यान दे के नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर से ग्रोथ हो गया उसके लिए, ये तो सेंस ही बदल देगा। प्रिटी मच इंटायरली बिकॉज ऑफ अ बॉयल डाउन, बॉयल डाउन का मतलब होता है किसी चीज पे आके खत्म होना, या किसी मतलब टू डिक्रीज इन सम मैनर इज कॉल्ड बॉयल डाउन। ये भी मीनिंग में चेंज कर देगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। एक ही सटीक लग रहा था, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 52 पे पढ़ेंगे। Aesthetic value is specifically a way in which we can get positive conclude value from the world at large। एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक मतलब होता है किसी चीज का सौंदर्यकरण, किसी चीज की ब्यूटी को एस्थेटिक कहते हैं। तो लिखा है कि एस्थेटिक वैल्यू जो है ना, वो खास करके एक ऐसा तरीका है जिसमें हम दुनिया का मोटा मोटा जनरल तौर पर हम दुनिया के पॉजिटिव चीजों को की वैल्यू कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि कंक्लूड वैल्यू नहीं होगा तो इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे। अब देखो, कैन गेट पॉजिटिव तो हर जगह पे, वैल्यू हर जगह पे है, तो आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि कन्वर्सिव वैल्यू होगा, कॉन्वलेसेंट वैल्यू होगा, कॉन्ट्रास्टिव वैल्यू होगा, या कंक्लूसिव वैल्यू होगा। ठीक है, मीनिंग पूछा जा रहा है, मीनिंग देख लेते हैं। कन्वल्सिव का मतलब होता है समथिंग दैट इन्वॉल्व्स और प्रोड्यूस सडन इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन और सीजर। जब आपके आपके शरीर में अचानक से झटका लगे या ऐंठन हो, उसको कन्वल्सिव कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर द पेशेंट एक्सपीरियंस्ड अ कन्वल्सिव रिएक्शन आफ्टर द मेडिकेशन। दवाई के बाद पेशेंट को एक ऐंठन सी महसूस हुई उसके शरीर में। हम यहां पे बात कर रहे थे दुनिया के वैल्यू की, तो वैल्यू में ऐंठन कैसे होगा? गलत है। आगे बढ़ेंगे। कॉन्वलेसेंट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एसएससी में आ चुका है। मीनिंग क्या है? ऐसी कोई चीज जो कि बीमारियों से रिलेटेड हो, या वो समय जिसमें कोई व्यक्ति रिकवर कर रहा हो, उसको कॉन्वलेसेंट पीरियड कहा जाता है। अगेन ये वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, तो बीमारियों से रिलेटेड है। कॉन्ट्रास्टिव का मतलब होता है विपरीत, विरोधाभासी, तुलना से संबंधित। जब कॉन्ट्रास्ट होता है, कोई चीज कॉन्ट्रास्ट में हो, गुड का कॉन्ट्रास्ट बैड होता है। ठीक है, सो ये भी नहीं है, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं। कंक्लूसिव का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अ फाइनल और डिसाइसिव रिजल्ट, निर्णायक या निश्चित जिसे कहा जाता है। ठीक है, सो निर्णायक डिसीजन, कंक्लूसिव वैल्यू, ज्यादा सेंस बन रहा है इस बात का। 53 रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स एज ही हैड बीन एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया। ये तो यार बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एडिक्टेड टू होता है, हमने कितनी बार यूज किया, ही इज एडिक्टेड टू हिज फोन, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। एडिक्टेड अपने बाद टू लेता है, यहां ऑफ लिखा हुआ था, नहीं हो सकता। ऑन लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। एट लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। टू हो सकता है, इन लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। द सिनिकल इन्वेस्टर्स बिलीव्ड इन एवरी वर्ड द एनालिस्ट्स सेड। जो सिनिकल इन्वेस्टर है, मैं ऑलरेडी बता चुका, सिनिकल याद करो, मैंने स्केप्टिकल वर्ड पढ़ाया है, इसी वीडियो में पढ़ाया है। मतलब क्या होता है? शक्की। तो लिखा है जो शक्की इन्वेस्टर है ना, वो हर एक शब्द पर भरोसा कर लिया उन्होंने जो एनालिस्ट ने कहा। यार सिनिकल उल्टा है, ये तो एंटोनिम हो गया। फिर अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा कहे गए हर शब्द पर भरोसा कर ले तो उसको सिनिकल थोड़ी ना कहते हैं। सिनिकल उसे कहते हैं जिसमें आप किसी पे भरोसा ना करो, जो भी कहा जाए भरोसा ही ना करो, उसे सिनिकल कहते हैं। इसका मतलब ये तो डेफिनेटली गलत है। हमसे पूछा जा रहा है अगर इस वर्ड को हम सब्स्टिट्यूट करें तो कौन सा वर्ड फिट आएगा? परसुएसिव, डिस्ट्रस्टफुल, क्रेडिबल या क्रेडुलस? आ जाओ, सबका मीनिंग देखते हैं। ये सारे के सारे वन वर्ड में ऑलरेडी एसएससी ने पूछ रखे हैं। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को आसानी से कन्विंस कर ले, उसको परसुएसिव कहा जाता है। आपको कुछ एक ऐसे लोग मिलेंगे ना जिंदगी में, जो जिनसे बात करके आप किसी भी चीज के लिए हाँ तैयार हो जाते हो, हाँ कह देते हो, वो बड़े परसुएसिव व्यक्ति है, जिसका मतलब बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, वो अपनी बातों से आपको मना लेगा, उसको परसुएसिव कहा जाता है। डिस्ट्रस्टफुल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सस्पिशियस है। ठीक है, मतलब वो शक्की है, जिसको हम सिनिक कह रहे हैं, सिनिक कह रहे हैं। ठीक है, तो आंसर तो नहीं है ये। आंसर हम एक ऐसा वर्ड को ढूंढ रहे हैं जो
ये एक्सप्रेस करता हो कि आसानी से दूसरों की बात पे भरोसा कर ले, राइट। अगला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। आपने सुना होगा भारत के लिए यूज किया जाता है इनक्रेडिबल इंडिया, जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय भारत। हम बात कर रहे हैं विश्वसनीय भारत की, अविश्वसनीय भारत की बात नहीं हो रही, ठीक है। सो यहां पे विश्वसनीय वर्ड के लिए क्या आया है, क्रेडिबल आया है, ठीक है। अगला वर्ड था क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आसानी से दूसरों पर भरोसा कर ले। गलीबल इसका सिनोनिम होता है, कई बार पूछा है एग्जाम में गलीबल वर्ड को। गलीबल का मतलब क्या होता है, जो दूसरों की बातों पर बहुत आसानी से भरोसा कर ले। हमें वही तो चाहिए था कि वो एक ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिनको एनालिस्ट जो भी कह रहा था वो आंख बंद करके उस पर भरोसा कर रहे थे। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है क्या, आगे बढ़ेंगे। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट देन ऑल द मौर्यन एम्परर्स। देखो देन का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां इसके पहले वाला एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में हो। यहां तो ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में, तो देन तो नहीं होगा। क्लियर है बात को। अच्छा आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, जब भी हम कहीं पे सिलेक्शन की बात करते हैं, मैंने पहले भी बोला है, वहां पे ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ही इज बेस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स, मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं उनमें वो सबसे अच्छा है, तो सिलेक्शन हो रही है ना बात। सुपरलेटिव डिग्री लगेगा और क्या लगेगा साथ में, ऑफ लगेगा। आ जाओ। ग्रेटेस्ट टू अदर नहीं, ग्रेटेस्ट टू नहीं लगेगा, हमें ऑफ चाहिए। ऑफ द मौर्यन, यहां तो कुछ भी प्रीपोजिशन नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सवाल, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूं इन क्वेश्चंस पे। मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक बट ही वाजंट एबल टू फाइंड द स्कूटर पार्ट ही नीडेड। मिस्टर आदिल ने वापस बुलाया लेकिन, या वापस कॉल किया, लेकिन उन्हें वो पार्ट नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था। अब हमसे कहा जा रहा है कि कॉल्ड बैक फ्रेजल वर्ब यहां पे गलत है, क्योंकि बट ही वाजंट एबल टू सबमिट। तो आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि ये जो फ्रेजल वर्ब्स यूज किए गए हैं इनमें से यहां पे कौन होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, याद करो वो किताब वाला एग्जांपल था कि सारे किताब दुकान को फोन किया है। तो अगर जब कोई व्यक्ति सबको कॉल करता है ना, कोई चीज पता करने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसको कॉल अराउंड कहते हैं। तो मैं अभी आंसर बता देता हूं, आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि मेरा काम है तो मैं सारे फ्रेजल वर्ब फिर से पढ़ाऊंगा। कॉल डाउन ऑप्शन है। कॉल डाउन का मतलब क्या होता है, टू समन समवन टू कम डाउन ऑफन फ्रॉम अ हायर प्लेस। किसी व्यक्ति को नीचे बुलाना, किसी ऊंची जगह से नीचे बुलाना, उसको कॉल्ड डाउन कहते हैं। इसी का उल्टा होता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप टू का मतलब होता है टू शाउट और स्पीक टू समवन हु इज एट अ हायर लेवल और इन अदर लोकेशन। जब कोई व्यक्ति किसी ऊपर के लोकेशन में हो, उससे बात करना, उसको कॉल अप कहा जाता है, ठीक है। नीचे बुलाना कॉल डाउन कहा जाता है। कॉल अराउंड का मतलब होता है सबको फोन करना ताकि आपको कोई इंफॉर्मेशन या असिस्टेंस मिल सके, जो मैंने अभी बोला, जो हमारा आंसर भी है। कॉल ऑफ, याद करो पुट ऑफ, ओएफएफ नेगेटिव था, सो कॉल ऑफ ओएफएफ नेगेटिव है। कैंसिल करना, कोई भी प्लान को रद्द कर देना, उसको कॉल ऑफ कहते हैं। आंसर मैंने पहले मार्क कर रखा है, आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। अ हर्ड ऑफ कैटल कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फीमेल्स, कब्स एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स। लिखा हुआ है एक कैटल का झुंड। कैटल हम लोग किसको कहते हैं, गाय भैंस जो होते हैं ना, उनके झुंड को कैटल कहा जाता है, ठीक है। सो लिखा हुआ है हर्ड ऑफ कैटल कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फीमेल्स, कब्स, इस वर्ड को मार्क करना। कब्स हम लोग किसको कहते हैं, द यंग वंस ऑफ लायंस आर कॉल्ड कब्स। लायंस के बच्चों को कब्स कहा जाता है। तो यार जब यहां फीमेल्स की बात हो रही है, लायन के बच्चों की बात हो रही है, तो किसका झुंड होगा, लायन का ही तो झुंड होगा। तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, स्कूल ऑफ फिश, पैक ऑफ वुल्व्स, प्राइड ऑफ लायंस। आंसर कौन सा होगा, प्राइड ऑफ लायंस। कॉमन सेंस का सवाल था। आगे बढ़ेंगे। इट इज नथिंग एल्स योर प्राइड विच मेक्स, अगेन ये कंजंक्शन का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ाया है शायद मैंने किसी वीडियो में। नथिंग एल्स के बाद बट लगता है, सो इट वाज नथिंग एल्स बट प्राइड होना चाहिए। आ जाओ। नथिंग एल्स बट योर प्राइड, नथिंग एल्स योर प्राइड नहीं, बट होना चाहिए। इट इज नथिंग एल्स बट योर प्राइड, इट इज नथिंग एल्स, यहां बट नहीं है। अब या तो आंसर 1 है या तो आंसर 3 है। आगे बढ़ेंगे। दोनों में अंतर क्या है, एक जगह मेक है, एक जगह मेक्स है। देख लेते हैं क्या लगना चाहिए। अच्छा, विच का एंटीसीडेंट कौन है, विच किसके लिए आ रहा है, प्राइड के लिए। ये मेक जो था ये विच के लिए आ रहा था, विच किसके लिए आ रहा था, प्राइड के लिए आ रहा था। प्राइड को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो आगे जो वर्ब लगेगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अभी क्या लिखा हुआ है, मेक। मेक क्या होता है, V1। V1 क्या होता है, प्लूरल। नहीं चाहिए, हमें सिंगुलर चाहिए। अगर सिंगुलर चाहिए तो क्या होना चाहिए, मेक्स होना चाहिए ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। लिखा है आरुष्या परचेस्ड द मोस्ट गुड ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप। आरुष्या ने खरीदा जो सबसे अच्छा सूट था, जो दुकान में रखा था उसे।
जो सबसे अच्छा था, तो मोस्ट गुड क्यों कह रहे हो? सब इसे आप क्या बोल सकते हो? बेस्ट बोल सकते हो। कैसे चलता है? गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट बोलो ना। आंसर क्या है? बेस्ट है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन देख लो। क्या मोर गुड नहीं होता? गुड्स मतलब सामान होता है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, हमें एडजेक्टिव चाहिए था। द गुड पॉजिटिव डिग्री है, आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर। लिखा है नीना हैज नॉट येट लर्न हाउ टू स्ट्रेट अप एंड फ्लाई राइट। नीना ने अब तक नहीं सीखा है कैसे स्ट्रेटन अप होना है और सही उड़ना है। क्या नीना को के उड़ने की बात की गई है यहां पे? नहीं साहब, स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट एक ईडियम है, एक मुहावरा है। स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट मीन्स टू बिहेव प्रोपरली, करेक्ट वंस बिहेवियर और एक्ट रिस्पॉन्सिबली। जब आप किसी को कहते हो ना स्ट्रेट अप एंड फ्लाई राइट, मतलब सीधे खड़े हो जाओ और सीधे उड़ो, जिसका मतलब ये होता है कि आप बिहेव करो, अपना बिहेवियर को करेक्ट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करो, उसको बोलते हैं स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट। ठीक है, ओरिजिन इधर लिखा है, एग्जांपल इधर लिखा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वीडियो आप डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ लेना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मैंने अभी क्या बताया? स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट का मतलब क्या होता है? टू बिहेव वनसेल्फ। ऑप्शन पे आ जाओ। इंप्रूव हर एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेतुका बिहेवियर, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। रिमेंबर द पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, इररिलेवेंट। फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द अदर्स, दूसरे को माफ कर देना, गलत है। बी प्रोफेशनल, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा भाई? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट वाला मैंने काट दिया था यार। इंप्रूव हर एब्सर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली, यही तो आंसर होगा ना, कि अपने बिहेवियर को ठीक करना। ठीक है, मैं भी फ्लो में काटता चला गया। 61, I had not only helped her by giving hints but also with providing her links। ये आपने कंजंक्शन में पढ़ा होगा, सेंटेंस को बैलेंस करना क्या है मैं एक बार बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। जब भी आप किसी चीज को नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ करेक्ट करते हो, तो बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नॉट ओनली के बाद भी वही होना चाहिए। या ऐसे बोले कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा बैलेंस चीजों को जोड़ने के काम आता है। लेट्स से अगर यहां पे कोई नाउन है ना, तो यहां पे भी कोई नाउन होगा। अगर यहां पे भी कोई एडजेक्टिव है, तो यहां पे भी कोई एडजेक्टिव होगा। यहां कोई प्रीपोजिशन है, तो यहां पे भी कोई प्रीपोजिशन होगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ था। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर, मैंने ना ही सिर्फ उसकी मदद की है, बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ। बट ऑल्सो के बाद लिखा हुआ है विथ। विथ क्या है? एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब यह बन रहा है कि नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए था? प्रीपोजिशन। तो ये जो हेल्प्ड हर है, इसका पोजीशन गलत है। नॉट ओनली को बाय के साथ होना चाहिए था और हेल्प्ड हर को उसके पहले होना चाहिए था। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? नॉट ओनली बाय एक साथ हो। नॉट ओनली बाय इसमें है नहीं, नॉट ओनली बाय इसमें है नहीं, नॉट ओनली बाय है, नॉट ओनली हर बाय गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ भी आया है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे। लिखा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव अ ग्रेट अफेक्ट ऑन वंस सेल्फ वर्थ। ये वाला अफेक्ट इफेक्ट वाला ना ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है और मैं हर बार सिखाता हूं, फिर से सिखा रहा हूं, फिर से सुनो। अफेक्ट क्या है? नाउन है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं। इफेक्ट क्या है? नाउन है। अफेक्ट क्या है? वर्ब है। ठीक है, इफेक्ट क्या है? नाउन है। अफेक्ट क्या है? वर्ब है। ग्रेट एडजेक्टिव था, तो इसके साथ वर्ब आना चाहिए था कि नाउन आना चाहिए था? ऑब्वियसली एक नाउन आना चाहिए था। दूसरा, आप किसी प्रभाव की बात कर रहे हो, है ना। ये हैव जो है ये मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन होता है, इसका मतलब अफेक्ट नहीं हो सकता, इफेक्ट होना चाहिए था। अफेक्ट वाले ऑप्शंस को काट दीजिए। अफेक्ट है काट दिया। इफेक्ट है, इफेक्ट है। अच्छा अब आ जाओ, यहां हैव लिखा है, यहां हैज लिखा है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिंगुलर है ना, टॉक्स तो नहीं लिखा, टॉक लिखा है, सिंगुलर है, इसका मतलब हैव वाला आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं क्लियर है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे और अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा शेयर कर सको कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना कैसी लगी। जरूरी नहीं हो प्यारा सा हो, अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो वो भी बताना। मतलब अब ये मत बोलना कि सर आपकी आवाज अच्छी नहीं लगी, उसका कुछ नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और वीडियोस को, या क्या कंटेंट आपको और चाहिए, ऐसी चीजें मोस्ट वेलकम है। आप अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, जरूर से लाइक कर देना सेशन को, ताकि यूट्यूब को ये पता चले कि लोगों को पसंद आ रहा है सेशन। ठीक है, आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, अगर मेरी एनर्जी डाउन लग रही है आज तो माफ करना मुझे, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था आज रिकॉर्ड करने का। तबीयत बहुत नासाज है, मुझे बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ
उम्मीद करता हूं मेरी जो लो एनर्जी है वो आप तक ना पहुंची हो। 63 नंबर, इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड हिज नेम, अगर आपने उसका नाम कभी नहीं भी सुना है, यू हैव प्रोबेबली मेट समवन विथ हिज वर्ड्स, आप शायद किसी से मिले होंगे उसके शब्दों के साथ। टैटूड इन देयर स्किन, देखो इन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के सरफेस के अंदर घुस जाने की बात करते हो। ऑब्वियसली जब कोई आदमी टैटू कराता है तो ये उसके बॉडी का सरफेस अगर मान लो तो इसी के ऊपर टैटू कराता है, अंदर घुस के टैटू नहीं कराता। इसका मतलब है वो सरफेस की बात कर रहा है, वो उसके अंदर घुसने की बात नहीं कर रहा। सरफेस की बात वाले के लिए हमेशा ऑन का इस्तेमाल करता है, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। ऑन द देयर स्किन होना चाहिए, ओवरडूइंग ऑन थ्रू अंटिल, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऑन। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको यूजफुल लगा, फ्रूटफुल लगा, आपको कुछ सीखने को मिला। मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।